से भी मानव में ये परंपराएं बनी हैं, तब से ही ये तीन चीजों को ही समझने का प्रयास करते लोग, ज्ञान को, विवेक को और विज्ञान को, है ना। और यदि मॉडर्न एकेडमिक्स के हिसाब से देखें, जो मॉडर्न एकेडमिक्स है उसमें भी ये तीन ही आयाम है। इसको कह रहे हैं कॉग्निटिव डोमेन, ये बिहेवियरल डोमेन है, और ये साइकोमोटर है, जिसको साइकोमोटर कहते हैं। तो अभी भी जो पूरा एकेडमिक्स है उसके ये तीन ही पार्ट है। तो कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज से जुड़ा हुआ है, बिहेवियरल व्यवहार से, और साइकोमोटर व्यवस्था से। सारी जो साइंस टेक्नोलॉजी है वो साइकोमोटर है ना, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो शरीर में नहीं होती, है ना। सारी टेक्नोलॉजी मानव के बॉडी में ही होती है, सब टेक्नोलॉजी। और ब्लूम करके एक व्यक्ति हुआ है जिसने टैक्सोनॉमी दी है ना, ब्लूम का टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो ब्लूम के टैक्सोनॉमी में ये तीन ही कंपोनेंट है ना, कॉग्निटिव डोमेन, बिहेवियरल डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। वेदों में भी ये तीनों ही बात है। तो ऋग्वेद को कहते हैं वो ज्ञान का है, और जो यजुर्वेद है और सामवेद है वो विवेक का हिस्सा है, क्योंकि उससे व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। और जो अथर्ववेद है उसमें विज्ञान है, उसमें कृषि कैसे करना है, उत्पादन कैसे करना है, उससे संबंधित बातें जो है उसमें मिलती हैं। तो आदिकाल से मानव इन तीनों आयामों में तृप्त होने का प्रयास कर रहा है ना। हमको व्यवहार में कैसे जीना है, तो मेरा व्यवहार दूसरे के साथ कैसा होगा, और हम यदि संबंध में हैं, जैसे पति पत्नी है, तो पति पत्नी का व्यवहार दूसरों के साथ कैसा होगा, है ना। क्योंकि पति पत्नी का दो व्यवहार नहीं होता, एक ही व्यवहार होता है पति पत्नी। यदि दो व्यवहार होंगे तो पति पत्नी संबंध नहीं रहता, है ना। अभी भी परंपरा में ऐसे ही है। जैसे मान लीजिए हम शादी विवाह में जाते हैं, तो पत्नी ने जो कुछ भेंट की वो उनके पति की तरफ से भी मानी जाती है ना, और पति कुछ देता है भेंट व्यवहार में, तो ये पत्नी की तरफ से माना जाता है ना, क्योंकि वो एक ही व्यवहार होता है ना। तो इस तरीके से परंपरा में व्यवहार को अपन देख सकते हैं। इसी को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ज्ञान से शून्य कोई होता है, ज्ञान से शून्य कोई नहीं होता, विवेक से शून्य कोई नहीं होता, विज्ञान शून्य भी कोई नहीं होता है। और इसीलिए बाबा जी ने ऐसा कहा है कि अजागृत आदमी को भी ब्रह्म भासता है ना। ब्रह्म जो है वो अजागृत आदमी को भी भासता है। यदि नहीं भासता तो ये कैसे आता है, ये शब्द ही कैसे आते। और इनके अर्थ आशय भी परंपरा में स्वीकृति है ना, अर्थ आशय भी परंपरा में स्वीकृत। वस्तु स्पष्ट नहीं हुई, उसके कारण से आभास नहीं हो पाया, भास तक अटक गए, आभास नहीं हुआ, प्रतीति नहीं हुई, बोध और अनुभव नहीं हुआ, है ना। क्योंकि जो समझ थी वो स्वयं में स्पष्ट नहीं थी, स्वयं में स्पष्ट नहीं होने से परस्परता में पहुंची नहीं, परस्परता में उसकी स्पष्टता नहीं, इसलिए परंपरा नहीं बनी। तो शब्द तो हैं लेकिन अर्थ आशय स्पष्ट नहीं है, अर्थ आशय खो गए। तो एक तो ये बात है कि हमारी जो यात्रा है, शब्द से अर्थ, अर्थ से परिभाषा, परिभाषा से अवधारणा, अवधारणा से दर्शन, और दर्शन से अनुभव, मतलब इस प्रकार की यात्रा है। यही इसमें विधि है। मध्यस्थ दर्शन में जो विधि है वो साधना विधि नहीं है, है ना। वो जो विधि है वो शब्द से अर्थ, अर्थ से परिभाषा है। जैसे व्यवहार दर्शन आप पढ़ेंगे तो एक सूत्र है ना, उसमें कुछ शब्द हैं, उन शब्दों के नीचे अर्थ हैं, अर्थ सारे परिभाषा के अर्थ में, परिभाषा के रूप में। वो सारी परिभाषाओं को पढ़ने से अवधारणा स्पष्ट होती है, अस्तित्व की अवधारणा, जीवन की अवधारणा, मानवीयतापूर्ण आचरण की अवधारणा हमको स्पष्ट होती है ना। तो अवधारणा, अवधारणा के बाद ही दर्शन क्रिया होती है, नहीं तो दर्शन नहीं होती। अवधारणा को कैसे परिभाषित करते हैं? मतलब जैसे कोई चीज है उसमें 25 कंपोनेंट है,
यदि 25 कंपोनेंट आपको स्पष्ट हो गए तो अवधारणा हो। जैसे पूरी मान बात लो समझ में आ गई। शरीर को समझना है, तो हमको शरीर का हर अंग अवयव समझ में आ गया तो अवधारणा पूरी हो गई। यदि कुछ छूटा हुआ है तो अवधारणा पूरी नहीं हुई है। शरीर साक्षात्कार और दोनों अलग-अलग है, साक्षात्कार और अवधारणा। अवधारणा पूरी हुई तो साक्षात्कार हो गया, अवधारणा पूरी नहीं हुई तो साक्षात्कार नहीं हुआ। फिर कोई प्रश्न नहीं बचा है ना, वो स्थिति होगी। फिर अवधारणा का प्रमाण है, मतलब वो जीने में प्रमाणित होती है ना। तो अवधारणा पूर्ण है तो अखंड समाज के रूप में जीने में आएगा, अखंडता के रूप में जी पाएंगे। संबंध में अखंडता, परिवार में अखंडता, परिवारों की परस्परता में अखंडता, है ना। अखंडता, सामरस्यता, एक सूत्रता, है ना, यही इस बात को सिद्ध करता है अवधारणा पूरी हुई, अवधारणा प्रमाणित हुई, है ना। यदि अवधारणा पूरी नहीं है तो संबंध में कहीं ना कहीं अखंडता की जगह खंड खंड रहेगा, परिवार में कहीं ना कहीं अखंडता की जगह टुकड़ा टुकड़ा रहेगा, परिवार व्यक्तिवाद रहेगा, है ना। ऐसा है। परिवारों की परस्परता में एक सूत्रता नहीं होगी, सामरस्यता नहीं होगी, इसका मतलब अवधारणा पूरी नहीं हुई, जिसको अपन कह रहे हैं कि अवधारणा का प्रमाण। ऐसा, ठीक है। तो यदि स्वयं में स्थिरता आ गई है, यदि स्वयं में स्थिरता आ गई, कोई प्रश्न नहीं है, डाउटलेसनेस हो गए, है ना, तो आपके व्यवहार और व्यवस्था में निश्चितता आ जाएगी, निश्चित आचरण हो जाएगा। अनिश्चित आचरण इस बात को साबित करता है कि अंदर में स्थिरता नहीं आई। यदि मान लीजिए हमारा विचार स्थिर नहीं है, आचरण स्थिर नहीं है, तो व्यवहार स्थिर नहीं हो सकता। आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए, नहीं हो। हम लोगों ने जैसे व्यवहार को स्थिर करने के लिए अभी दंड का प्रयोग किया, भय और प्रलोभन, ये दो चीजों का प्रयोग किया। भय को हटा दीजिए, व्यवहार अनिश्चित हो जाता है। इसका मतलब है कि वो दिखता है, होता नहीं। जैसे आर्मी का डिसिप्लिन है ना, तो डिसिप्लिन दिखता है, होता नहीं। या जैसे अभी ट्रैफिक का हमको डिसिप्लिन दिखता है, जैसे फाइन ज्यादा कर दे सरकार, थोड़ा कड़ी हो जाए तो डिसिप्लिन दिखने लगता ट्रैफिक का। लेकिन यदि उसको हटा दे तो इनडिसिप्लिन, यानी इनडिसिप्लिन ही है, वो डिसिप्लिन है नहीं। तो स्वयं स्फूर्त नहीं है, यानी निश्चित आचरण अभी हुआ नहीं। जो निश्चित आचरण दिख रहा है वो भय प्रलोभन बस है, आस्था बस है। तो भय प्रलोभन आस्था से मुक्त होके ही निश्चित आचरण हो सकता है। वो कब होगा? जब हमारा ज्ञान पूरा होगा, यानी हमारे अंदर मानसिकता में आ गया। अब मानसिकता में क्या आ गया? तो जिसको कह रहे हैं डाउटलेसनेस हो गया, कोई प्रश्न नहीं, स्वयं में समाधान आ गया। हमको अस्तित्व स्पष्ट हो गया, जीवन स्पष्ट हो गया, मानवीयतापूर्ण आचरण स्पष्ट हो गया, तभी मानसिकता निर्माण होती। यदि मान लीजिए कि कुछ अस्पष्टता है, तो जब व्यक्ति से परिवार में जाएगी तो अस्पष्टता बढ़ेगी, परिवार से समाज में जाएगी तो अस्पष्टता बढ़ेगी। यदि परिवार में मानसिकता का ध्रुवीकरण नहीं हुआ है और ऐसा व्यक्ति समाज में काम करेगा तो समाज में ज्यादा डिस्टर्ब करेगा समाज को, है ना। यदि परिवार में गलती करता है तो समाज में बड़ी गलती करने का अवसर है, इसलिए बड़ी गलती करेगा। राष्ट्र में पहुंच जाएगा तो और बड़ी गलती करेगा, है ना। क्योंकि कोर में एंगल छोटा दिखता है, परिधि में जाके बड़ा होता जाता है ना। थोड़ा सा भी अगर डेविएट होता है तो परिधि में जाके बढ़ जाता है। तो इसलिए जो पहला कार्यक्रम है वो परिवार में ही है। परिवार में ही स्वयं में विश्वास जो है वो प्रमाणित होता है, श्रेष्ठता का सम्मान प्रमाणित होता है ना। और व्यवहार में सामाजिकता भी परिवार में ही प्रमाणित होती है, उसके प्रति निष्ठा बनती है, तभी जाके वो परिवार व्यवहार में सामाजिकता को परिवारों की परस्परता में प्रमाणित कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाता। यदि परिवार में जीना नहीं बन रहा है, परिवार सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, यदि वो प्रयोग परिवार में सफल नहीं हुआ
तो समाज में नहीं होगा, समाज में समस्या पैदा करेगा ना। तो इसलिए धीरे से ही चलने का बात है, बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, आराम से चलने की। ये भैया इनका भी कुछ प्रश्न था और तीर्थ का भी कुछ प्रश्न था। हाँ वो बराबर है। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि अपन जो इसमें चल रहे हैं ना फ्रेम में, तो जो प्रश्न का जवाब ये फ्रेम में आने वाला है, तो वो प्रश्न का जवाब आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है। हाँ। और जो प्रश्न ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी ये फ्रेम के सिवा भी मतलब है, तो वैसे प्रश्न को मतलब आप ये कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे तो हाँ। ज्यादा चीजें को हम समझ पाएंगे, है ना, ज्यादा चीजों को समझ पाएंगे। तो यहाँ मैंने जो भी शब्द लिखे हैं इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, इसमें कोई इस फ्रेम में आपको कुछ शंका लगती हो तो बताइए। और आप लोगों को भी जो शब्द प्रश्न है पूछना तो वो आप लिख पूछिए। के भी रख सकते हैं। आपका जो हाँ। प्रश्न है वो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम जब उस बात करेंगे वहां पर उस प्रश्न को रखना ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं तो क्या होगा, फिर वो एक नया जैसे जीवन पे शुरू कर दिया तो फिर वो जीवन क्रिया शुरू हो जाएगी। बराबर। हम लोग एक एक फ्रेम पे बात करते हैं और इसमें बात करते करते बहुत सी चीजें कनेक्ट होंगी, ये सारे डॉट्स जो है कनेक्ट हो जाएंगे, है ना, तभी स्ट्रक्चर स्पष्ट होगा। भैया निश्चितता की जो बात कर रहे हैं हम लोग, जो फ्रेम में आ रहे हैं, ओके, तो निश्चितता कौन से संदर्भ की बात, मतलब हाँ जी हाँ जी। हम जब निश्चितता की बात करते हैं तो हमारा आचरण निश्चित मतलब हो जाए, तो मतलब फिक्स हो जाए कि हम लोग ऐसे ही करेंगे, तो मतलब आचरण हमारा जो होता है वो हमारा आशा विचार हम लोग किसी से देख के आते हैं, वो सब चीजें होती है। तो निश्चितता मतलब हमारा फिक्स हो जाए कि हम कोई भी सिचुएशन में अगर वो ज्ञान विवेक अगर हम लोग अगर उसका नॉलेज होगा तो हम लोग उसमें सबका जैसे अगर आपने बात की कि न्याय क्या है, आपने तो सबका आंसर एक ही होगा। तो निश्चितता अगर आ गई है तो सबका वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ थिंकिंग वो सब सेम होगा, वैसी बात कर रहे हैं हम लोग। हम्म। तो हाँ जी, तो निश्चितता जो है, स्थिरता निश्चितता ये दो चीजों को समझना है। हाँ हाँ। तो स्थिरता जैसे मान लीजिए विश्वास है, मेरे आपके बीच में विश्वास है, तो मेरे आपके बीच में विश्वास है तो जो आचरण होगा हमारा वो निश्चित होगा। आप माइक का, जैसे यदि विश्वास नहीं है, यदि मेरे आपके बीच में विश्वास नहीं तो व्यवहार अनिश्चित होगा, है ना। तो विश्वास को पहचानना स्थिरता है और विश्वास के साथ जो व्यवहार करना वो निश्चितता है। यदि दो लोगों के बीच में विश्वास है तो वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सहकारी होंगे, सहभागी होंगे, पूरक होंगे। यदि अविश्वास है तो ये नहीं हो पाएगा। तो विश्वास है तो आचरण निश्चित होता है ना। यदि विश्वास नहीं है तो आचरण अनिश्चित होता है, ये निकलता है। तो इसलिए पहले विश्वास को समझना, विश्वास को मानसिकता में स्थापित करना, विश्वास को अनुभूत करना। ये बनता ही है कि विश्वास एक्चुअली में है क्या। हाँ, तो वो आगे हम लोग कहाँ पर आगे लेने अपन वाले इस पे हैं? बात करेंगे सर, है ना। वो एक क्वेश्चन था। दूसरा कि निश्चितता मतलब कौन से आयाम में, मतलब कौन से संदर्भ में हम निश्चितता बोले कि सेम लेवल पे हम लोग चल, अगर हमारे में स्वयं में व्यवहार के स्तर पे, व्यवस्था के स्तर पे, व्यवहार के स्तर पे निश्चित निश्चित व्यवहार। अनिश्चित व्यवहार भय को पैदा करता है, आशंका को पैदा करता है। मान लीजिए आपका अनस्टेबल बिहेवियर है तो आपसे भय लगेगा,
नहीं, तो बहुत बेसिकली सारी extra तो जैसे है। बेसिकली डाउट भी रहेगा। तो बात करें तो व्यवस्था के रूप में अगर जो निश्चितता है तो फिर संग्रहता की बात कर जो समग्रता की बात करें हाँ तो फिर उसके बाद निश्चितता की बात करें तो व्यवस्था में अगर हमारा एक हो गया कि हम लोग ऐसे ही मतलब अगर जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में ऐसे ही हम लोग चले गए वैल्यूज है नीति वैल्यूज की बात करें तो अगर सबका सेम है तो उसका मतलब ये हुआ कि फिर बिजनेस तो कंपटीशन मतलब नहीं कंपनी खलास की बात नहीं कर रहे कंपटीशन ऐसे बेसिकली कि जो हम लोग ने आर्टिफिशियली सब किया है कि संग्रह करने के लिए और उसकी वजह से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो तो उसकी बात ही नहीं है इसमें मतलब वो तो अव्यवस्था ही है ना नहीं, वो तो आप बताइए व्यवस्था है अव्यवस्था है, आप ही बताइए। नहीं वो इसमें मैं क्या बोलूं। हमको तो व्यवस्था दिख रही है अभी आपके बिजनेस में, क्योंकि कोई भी बिजनेस जिसको अपन व्यवसाय कहते हैं वो व्यवस्था के अर्थ में ही होता है, अव्यवस्था के अर्थ में कोई व्यवसाय नहीं होता। अब जो आप कर रहे हैं वो व्यवसाय है या नहीं है इसको तो आपको तय करना है। व्यवसाय क्या होता है उसको हम बता देंगे जो दर्शन के आधार पे है ना। जैसे व्यवहार क्या होता है ये हम बता देंगे, आप व्यवहार पूर्वक जी पा रहे हैं नहीं जी पा रहे ये आप बताओगे है ना। जैसे विश्वास क्या होता है ये हम बता देंगे, आप विश्वास से जी रहे हो नहीं जी रहे हो ये तो आप ही बता पाओ। हम अपने बारे में बता सकते है ना, आपके बारे में नहीं बता। कोई भी विधि से हम विश्वास से कोई जी रहा है नहीं जी रहा है इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। केवल हम उसका आचरण देखकर यानी व्यवहार देखकर ही हमको ये पता लगता है कि उसके अंदर विश्वास है या अविश्वास है। जो दो चीजें तो इसीलिए कहा कि ये प्रमाण का क्षेत्र है, ये दोनों प्रमाण के क्षेत्र तो जिंदा रहने की एक तो जीना रहना और जीना और जिंदा रहना तो हाँ। जिंदा रहने में भी निश्चितता है निश्चित जिंदा रहना। जीने में समझ आएगा। अगर आप जिंदा ही नहीं है तो जिएंगे क्या। जीना तो शरीर के साथ ही होता है ना, शरीर ही नहीं है तो क्या जी लेंगे आप। तो इसलिए जिंदा रहना तो बुनियादी आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन जिंदा क्यों रहना है, क्योंकि जीना है ना, इसलिए वरीयता में जीना है। वरीयता जिंदा रहना नहीं है। लेकिन शरीर ही नहीं हो तो हम जिएंगे किसके साथ। जीना तो दो लोगों के बीच में ही होता है, अपने में तो केवल होना होता है। हम हैं बस इसको स्थिर करना होता है कि हम हैं, क्योंकि हम यदि हैं ही नहीं तो कुछ भी स्थिर नहीं होगा, व्यवहार भी स्थिर नहीं होगा और व्यवस्था भी स्थिर नहीं होगी। पहले अपना होना स्वीकारना होता है, तो अपने होना अपने को समझ के ही स्वीकार होता है, ना समझी से स्वीकार नहीं होता। जैसे भगवत गीता में कह रहा है कि आत्मा जो है कपड़े बदलती है, जैसे शरीर बदलती है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शताब्दियों से, लेकिन आत्मा हमको समझ में नहीं आई, रियलाइज नहीं हुई। हम आत्मा की तरह से व्यवहार नहीं कर पाए। वो कह रहे हैं आत्मा जो है वो अजर अमर होती है, अविनाशी होती है। हम लोग तो भय से ही जी रहे हैं ना, पूरा हजारों साल से हिंदू समाज भय में ही जी रहा है, युद्ध में जी रहा है, लड़ाई झगड़े में। कहाँ आत्मा की अमरता में जी पाए। तो प्रश्न तो लगेगा कि भाषा है केवल आत्मा की, तो समझे बिना आत्मा को समझे बिना आत्मा के तरीके से जीना संभव नहीं है। जीवन को समझे बिना जीवन होके जीना संभव नहीं। इसलिए समझना ही, समझ का पूरा होना ही स्थिरता है, उसी का नाम समाधान है। यदि समझ स्थिर नहीं हुई है तो समाधान नहीं है, समाधान नहीं है तो न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं है, यानी समाधान पूर्ण व्यवहार नहीं, समाधान पूर्ण यानी धर्मपूर्ण व्यवहार नहीं। समाधान पूर्ण व्यवहार ही धर्मपूर्ण व्यवहार है। धर्मपूर्ण व्यवहार यानी व्यवस्थात्मक जो व्यवहार है, व्यवस्था के अर्थ में व्यवहार है। जैसे एक व्यक्ति परिवार व्यवस्था के अर्थ में जीता है तभी वो धर्मपूर्ण है। एक परिवार समाज के अर्थ में जीता है, समाज व्यवस्था के अर्थ में, तभी वो परिवार धर्मपूर्ण है, नहीं तो धर्मपूर्ण नहीं, अधर्मी है ना। समझ में आ रहा है। मेरा अभ्यास वो वैसी भाषा में हो गया ना, तो वो एक के बाद एक तार कनेक्ट होते जाते हैं। वो सब तार को पकड़ के रखना पड़ेगा आपको,
अध्ययन करने के लिए, है ना। तभी स्थिति गति के रूप में सह अस्तित्व स्पष्ट होगा। अस्तित्व जो है स्थिति गति का सह अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि गति है और स्थिति नहीं है, स्थिति है और गति नहीं, दोनों साथ साथ ही रहते हैं। स्थिति है तो गति है, गति है तो स्थिति है, क्योंकि स्थिति गति का सह अस्तित्व है। तो स्थिरता है तो निश्चितता है, निश्चितता है तो स्थिरता है। अभ्यास यहाँ पर होता है, यहाँ अभ्यास होता है, इसकी अनुभूति होती है, समाधान की अनुभूति होती है ना, विश्वास की अनुभूति होती है, शिष्ट मूल्य के रूप में सौजन्यता का अभ्यास होता है। जैसे हम परस्पर सहयोग करते रहते हैं एक दूसरे का, तो धीरे धीरे विश्वास बन जाता है ना। यदि कभी सहयोग करते हैं कभी नहीं करते, हम इसको कहते हैं मेरी चॉइस है, तो फिर विश्वास नहीं बनता है। फिर लोग कहते हैं भैया कोई भरोसा नहीं, अभी ये कर रहा है सहयोग, 2 दिन बाद करेगा नहीं करेगा हम कह नहीं सकते, है ना। ये भी कहेंगे कि अभी ये असहयोग कर रहा है लेकिन ये ऐसा आदमी नहीं है, 3 दिन बाद शायद सहयोग करने लगे, ये भी कह सकते। मतलब अभी निश्चित नहीं हुआ है, व्यवहार निश्चित नहीं हुआ, है ना। तो हम निश्चित व्यवहार चाहते हैं, अनिश्चित व्यवहार चाहते हैं, तो उत्तर आता है हम निश्चित व्यवहार चाहते हैं, है ना। अब जो आपकी एक आशंका थी कि सबका बिजनेस एक जैसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आदमी जो व्यवसाय करता है वो शरीर की आवश्यकता पूर्ति के अर्थ में करता है। वो शरीर की आवश्यकताएं अनेक हैं, इसलिए अनेक प्रकार के व्यवसाय होंगे। आहार से संबंधी होंगे, स्वास्थ्य से संबंधी होंगे, है ना, सुरक्षा से संबंधी होंगे, वो सब बिजनेस है, जिसको अपन बिजनेस एक्टिविटी, व्यवसाय की क्रिया बोल रहे हैं। तो जितने व्यवस्थात्मक कार्यक्रम हो सकते हैं वो सब होंगे। फिर उत्पादन में बहुत सारे व्यवस्थात्मक कार्यक्रम हो सकते हैं, उत्पादन के अर्थ में, उत्पादन व्यवस्था के अर्थ में, है ना। तो व्यवस्था से सूत्रित है तभी वो न्यायपूर्ण है या नियमपूर्ण है। यदि व्यवस्था से सूत्रित व्यवसाय नहीं है तो वो नियमपूर्ण नहीं है, न्यायपूर्ण भी नहीं। नहीं तो शिक्षा में अन्याय है ना, उत्पादन में अन्याय है। जैसे अभी हम लोग जो उत्पादन कर रहे हैं वो अन्याय है। एक अर्थ में अन्याय है क्योंकि हम पेस्टिसाइड मिला रहे हैं, रासायनिक खाद मिला रहे हैं, है ना। उस तरीके से वो नियम विरुद्ध है और न्याय भी विरुद्ध है, क्योंकि एक आदमी ज्यादा उत्पादन कर ले रहा है, दूसरे को मिल नहीं रहा है ना, तो वो न्याय भी नहीं है। दोनों बातें। तो इसीलिए समाज में विरोध है। यदि एक ज्यादा कर रहा है एक कम कर रहा है तो विरोध होगा ही ना, स्वाभाविक रूप से विरोध होगा। हाँ जी। सुरक्षा को, सुरक्षा संरक्षण के अर्थ में, जैसे शरीर का संरक्षण, जो न्याय सुरक्षा बोलते हैं उसके हिसाब से बोल रहे हैं। व्यवस्था के अर्थ में सुरक्षा यानी संरक्षण, जिसको अपन सा पोषण और संरक्षण 2 प्रकार का क्रिया होता है, जिसमें संरक्षण सुरक्षा है और पोषण, पोषण का क्रिया, पोषण भी कई प्रकार से, भाषा का पोषण, संस्कार का पोषण, है ना, सभ्यता का पोषण, संस्कृति का पोषण, विधि का पोषण, व्यवस्था का पोषण, ये पोषण का क्रिया है जो मानव परंपरा। संरक्षण है शरीर का संरक्षण, सभ्यता संरक्षण, सभ्यता संस्कृति संरक्षण, नीति का संरक्षण, है ना, ये सब संरक्षण है। जैसे बच्चा जन्म से न्याय का याचक, सत्य का वक्ता होता है, तो ये जो उसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति है जो जन्म से उसको मिली है, उसका संरक्षण करना। अभी हम उसको संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बच्चा कुछ समय के बाद झूठ बोलने लगता है, डिस्क्रिमिनेट करने लगता है। तो जो नैसर्गिक रूप से उसको नियति क्रम में उपलब्ध हुआ है ना, उसकी उपलब्धि को मानव जाति जो है संरक्षित नहीं कर पा रही है ना, यानी सुरक्षित नहीं कर पा रही। जैसे स्वस्थ शरीर मिलता है जन्म से, तो हम स्वस्थ शरीर को बना के नहीं रख पा रहे, यानी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, है ना। जैसे हमको परिवार नैसर्गिक रूप से मिला, हमारा जन्म हुआ, परिवार में जन्म हुआ, तो परिवार को हम एक अखंड नहीं बना के रख पा रहे, यानी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, परिवार को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, समाज को सुरक्षित नहीं कर, या जो हमने उत्पादन किया उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। जैसे बहुत सारा उत्पादन सड़ जाता है, उसका दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग भी असुरक्षा है,
सदुपयोग ही सुरक्षा है। तो यदि हम उत्पादन करके उसका सदुपयोग, जैसे गाड़ियों का एक उदाहरण मैंने पहले भी दिया था, हम लोग कितनी सारी गाड़ियां पैदा कर रहे हैं, है ना। तो जितना कम्युनिकेशन है ट्रांसपोर्टेशन के रूप में, कम्युनिकेशन और गाड़ियों का प्रोडक्शन, तो उससे यूटिलाइजेशन निकालिए तो 15% से ज़्यादा नहीं निकले। तो 80% जो रिसोर्सेज उसमें कार में लगा हुआ है वो दुरुपयोग है, इसलिए असुरक्षा है। वो आपके मिनरल डिपॉजिट्स को जो है वो खराब कर रही है, तो संरक्षण नहीं कर पा रहे, है ना। तो कोई भी क्रिया को यदि व्यवस्था के अर्थ में देखते हैं तभी सदुपयोगता समझ में आएगी, सुरक्षा समझ में। टुकड़े में देखते हैं तो नहीं आएगा समझ, निकलेगा भी नहीं, है ना। तो टुकड़े टुकड़े में देखेंगे तो समझ में नहीं आए। निरंतरता में ही क्रिया की लक्ष्य और दिशा तय होती। यदि क्रिया को, जैसे भौतिक क्रिया को निरंतरता के अर्थ में नहीं देखते तो भौतिक क्रिया का प्रयोजन स्पष्ट नहीं होता। भौतिक क्रिया का प्रयोजन क्या है? जैसे रासायनिक क्रिया को निरंतरता के अर्थ में नहीं देखते। जैसे रासायनिक क्रिया क्या है? प्राण कोशिकाओं का क्रिया, प्राण कोशिका का क्रिया, वनस्पति का क्रिया, प्राण कोशिकाओं का क्रिया, शरीर का क्रिया। तो उससे पता लगता है कि जो प्राण कोशिकाओं के अंदर जो क्रियाकलाप है वो एक निश्चित दिशा में, निश्चित लक्ष्य में, है ना, निश्चित प्रयोजन के अर्थ में क्रियाकलाप है। यहाँ से सह अस्तित्ववादी विज्ञान स्पष्ट होता है। इससे पहले हम लोग जो विज्ञान पढ़ते हैं वो फ्रेगमेंटेड नॉलेज है ना, टुकड़े टुकड़े में नॉलेज, टुकड़े में व्यवस्था नहीं पता लगती। हम किसी टाइम और फ्रेम में बात करते हैं, वहाँ व्यवस्था सूत्र नहीं मिलते हैं। यदि उसी क्रिया को निरंतरता में देखते हैं तो उसका लक्ष्य और प्रयोजन स्पष्ट होता है। लक्ष्य प्रयोजन ही जागृति और विकास और जागृति के अर्थ में हमको स्पष्ट होता है ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हैं? समझ में? आपको आ रहा है समझ में? ठीक। कोई शंका हो तो बताइए। ठीक है। मतलब तृप्ति की बात, तृप्ति, तृप्ति मतलब तृप्ति, जीवन तृप्ति। हाँ, इस घर का नाम भी है ना, एक घर तृप्ति। तो तृप्ति की बात करें तो अकेले जीवन की, मतलब अगर समझो कि जैसे ऋषि मुनि की बात कर रहे हैं तो जो है ना अकेले रह के वो कोई बात कर रहा है, ज्ञान की बात कर रहा है कि मुझे ज्ञान है, तो उसमें स्वयं में उनका स्थिरता भी होगी, मे भी उनको विश्वास भी होगा। बट समाज के साथ उन्होंने जिया नहीं है, समाज के साथ परस्पर में वो जिए नहीं। बट तो क्या वो उनकी जो अकेले रह रहे हैं और उसमें वो जीवन की तृप्ति, और अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं कि अगर जो सामने वाले खुश रहेंगे और वो खुश रहेंगे तो हम मतलब हमारी तृप्ति होगी, मतलब अगर क्योंकि वो खुश है तो उसमें हमारी तृप्ति है। क्या वो सही है? फिर से क्वेश्चन, जैसे स्पष्ट है बात, थोड़ा जीवन तृप्ति की बात कर रहे हैं, हमारी तृप्ति से जीवन तृप्ति की बात कर रहे हैं, तो बात क्या आ रही है कि मेरे परिवार खुश हो, परस्परता में मतलब कोई संबंध में कोई प्रॉब्लम ना हो, विश्वास बना रहे हो, फिर परिवार के आगे समाज हो, समाज। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं इंडिविजुअलिस्टिक की बात कर रहे हैं तो पहले ज्ञान जो है, ज्ञान तो अकेले सिंगल पर्सन को पहले लेना है, मतलब उनको लेना है, मुझे लेना है। फिर वो जो ज्ञान है वो मेरे परिवार में अंदर जाना है, फिर वो परिवार से समाज। तो तृप्ति की बात कर रहे हैं तो तृप्ति, ज्ञान मुझे आ गया तो उससे तृप्ति मिल रही है वैसा तो नहीं है शायद। मतलब बात कर रहे हैं कि अगर मैं अकेला, मुझे ज्ञान आ गया तो उससे तृप्ति मिलती है, या तो कि अगर मेरे परिवार में वो ज्ञान में मतलब प्रमाणिक हुआ, या तो उनको भी ज्ञान मिला और वो ज्ञान से उनकी जीवन में सुख और समृद्धि आई, तो उससे मुझे तृप्ति मिली। वो शांति है, सुख का बढ़ जाना शांति है, शांति का बढ़ जाना संतोष है ना। संतोष का बढ़ जाना आनंद है, आनंद के बाद उसकी निरंतरता है, सुख की निरंतरता ही आनंद है। तो तृप्ति यदि परिवार में फैली तो सुख के साथ शांति आ गई, समाज में फैली तो सुख शांति संतोष हो गया, है ना। विश्व स्तर पे आ गई तो आनंद हो गया।
तीनों का प्रमाण आ गया है, सुख का प्रमाण आ गया है शांति के रूप में, शांति का प्रमाण संतोष के रूप में, संतोष का प्रमाण आनंद, आनंद के रूप में, ऐसा है। उसको और भैया अगर देखेंगे तो बात का जो क्वेश्चन है तो उसका रेफरेंस थोड़ा ऐसा है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जैसे समझो कि मतलब अभी बात क्या हो रही है कि ज्ञान मेरे अंदर आ गया, ठीक है, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ज्ञान मेरे अंदर आ गया तो अभी ज्ञान सूचना नहीं है, पहले तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ। ज्ञान सूचना नहीं है कि मेरे अंदर आ गया, वो तो जीने में ही प्रमाणित होगा जी, ठीक है। तो मतलब जीना समझना साथ साथ है जी, हाँ ठीक है। ठीक है। और मतलब मैं पॉइंट ये कि जब ये प्रस्ताव सामने आता है तो क्या मैं ये प्रस्ताव के रेफरेंस में मतलब पहले तो मुझे तार्किक रूप में बैठता है कि नहीं बैठता है, अगर बैठता है तो मैं उस रूपी जी पा रहा हूँ कि नहीं जी पा रहा हूँ, उसका खुद का आकलन वो मेरे स्वयं में होगा, तो उसी का रेफरेंस वो ज्ञान होगा। तो जो इवन परिवार में जो ज्ञान की मतलब बाकी सब लोगों पे जो प्रभाव पड़ता है या जो भी है, तो वो तो एक पॉइंट ये है कि वो उसकी खुद की स्थिति गति पे भी डिपेंड करेगा कि वो मतलब उस पे कितना प्रभाव पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, सामने वाले की योग्यता पात्रता की बात करते हैं तो। और दूसरी चीज अगर योग्यता पात्रता है तो वो प्रभाव के रेफरेंस में उनकी भी वो गति बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो मैं एकदम मतलब कि ज्ञानी हो गया उसके बाद उनको ज्ञानी करने जाऊंगा, ऐसी बात नहीं हो रही है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ पहले तो, ठीक है। स्थिति गति साथ साथ है, हाँ वो स्थिति दोनों गति साथ साथ साथ। साथ है। तो उस रेफरेंस में मतलब जैसे मेरी खुद की स्थिति कहाँ पर है उसका आकलन, उसके रेफरेंस में मेरी गति है उसका आकलन, और धीरे धीरे मतलब कि उसकी मतलब ये निश्चितता की ओर कितना जा रहा है या तो फिर समाधान की ओर मैं कितना खुद हूँ, तो उसका धीरे धीरे मैं अपने अंदर वो करता जाऊंगा। तो उसी के रेफरेंस में वो ज्ञान का वो है, सूचना के रेफरेंस में तो सब कुछ आ चुका है, और उसी के रेफरेंस में उसका फैलाव है, परिवार में देखेंगे या तो फिर समाज में देखेंगे, और वो चेतना का विकास जो है वो ऐसे साथ साथ मतलब बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक का है फिर दूसरे का है नहीं, फिर ऐसा तीसरे का है, साथ साथ बढ़े। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा आपने कहा कोई साधु जी रहा है, यदि वो समाज परिवार में नहीं जी रहा है तो अपन को पता भी नहीं है कि उसको क्या हो गया है। अगर वो कहता है मैं सुखी हूं तो हमको इसमें स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सुखी हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है ना, लेकिन प्रमाण नहीं। जैसे आप विश्वास से जीते हो, आप कहोगे कि मैं विश्वास से जीता हूं तो हम स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि हमको मानव जाति पे विश्वास करना चाहिए। तो विश्वास कर लेंगे कि भाई आप झूठ नहीं बोल रहे होगे, आप सही बोल रहे हो कि आप विश्वास से जी रहे हो। लेकिन यदि आपके आचरण में नहीं दिख रहा है तो प्रमाणित नहीं होगा आप विश्वास से जी रहे हो। तो हम आपको ये नहीं कह सकते हैं कि आप प्रामाणिक व्यक्ति हैं, हम ये कह सकते हैं कि आपने ऐसा कहा है कि आप विश्वास से जीते। इससे ज्यादा हमसे बोलना बनेगा नहीं। मतलब विश्वास का जो डेफिनेशन होगा उसमें वो है, बट हमारे वो स्थिरता नहीं है। हाँ, बस स्थिरता नहीं है, और हमारा जब प्रामाणिक नहीं हो रहा है तो हम नहीं, मान लो आप में स्थिर भी है, हमको तो पता नहीं, हम कैसे कह दें स्थिर है। आचरण दिखेगा, क्योंकि दूसरा भी आचरण देखेगा। तो मान लीजिए आपका कथन दूसरे को प्रेरणा नहीं दे सकता, आचरण प्रेरणा दे सकता है, वो दिखता है ना। जैसे आप सहयोग करते हैं, सहकारिता करते हैं, पूरक होते हैं, ये दिखता है, तो इससे लोग इंस्पायर होते, प्रेरित हो सकते हैं। लेकिन आप ये कहें सहयोग करना चाहिए, सहकारिता करना, पूरक होना चाहिए, लेकिन आप करते हुए दिखते नहीं, तो उस पर विश्वास नहीं होता, वो प्रेरणा नहीं बनती। प्रेरणा नहीं बनेगी तो दूसरे में जाएगा नहीं, दूसरी जनरेशन में जाएगा नहीं। भाषा से नहीं जाता है, व्यवहार से जाता है। व्यवहार में गया तभी हम कहेंगे कि जो ज्ञान जो है वो आचरण में, व्यवहार में अवतरित हुआ। नहीं तो आचरण में, व्यवहार में अवतरित हुआ ये सिद्ध नहीं होगा। अच्छा, सिद्ध करना क्यों है? लोग कहें हमको क्यों सिद्ध करना है? बिल्कुल नहीं करना, परंपरा बनाना है, तो इसलिए आपको जी के दिखाना पड़ेगा, परंपरा नहीं बनाना। जैसे मान लो मैं खेती नहीं करता हूँ, है ना, और मैं कहूँ कि ये पेड़ ऐसे लगाया जाता है, वैसे लगाया जाता है, लोग सुन लेंगे, है ना, लेकिन मानेंगे नहीं। वो जो करता है उसी का मानेंगे, और वो करता हुआ देखते हुए ही मानेंगे, क्योंकि प्रमाण पे प्रश्न नहीं होता है। आपने देखा कि भाई ऐसा करके इन्होंने ये फल पैदा कर दिया, अब प्रमाण है, आप इसको नकार नहीं सकते।
उसको कैसे नकारा? तो इसलिए परंपरा प्रमाण की बनती है, भाषा की नहीं बनती। हमारे यहाँ भाषा की परंपरा बनाने का प्रयास हुआ, उसमें सफल नहीं हुए। तो भाषा की परंपरा में क्या हुआ कि ज्ञानी कौन माने गए? जिन्होंने रट लिया, रट के रिपीट कर दिया, उनको ज्ञानी मान लिया। ज्ञान का प्रमाण आया नहीं, प्रमाण तो आचरण में ही आएगा। तो इसीलिए ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं है। ज्ञान है तो विवेक हो गई, ज्ञान और विवेक है तो विज्ञान हो गई। तो इसलिए भैया ये जब हम लोग ये समाधि की स्थिति की जब कोई बात करते हैं तो समाधि की स्थिति वो मतलब जो है तो वो मतलब उसमें अस्तित्व की समझ और समाधि की स्थिति दो अलग वस्तु है। दो अलग अलग। ठीक है, तो अगर मैंने ही समाधि की स्थिति को श्रेष्ठ मान रखा है तो मैं समाधि तो प्राप्त कर ली, ज्ञान ले, का प्रकटन नहीं। लेकिन ज्ञान का प्रकटन नहीं हुआ, ऐसा कह सकते हैं। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ऐसे। नहीं हो सकता है, ये कैसे कहें? पहले हो जाए, किसी में हो जाए तभी कहें। तो समाधि की स्थिति से सिर्फ अभी ज्ञान का प्रकटन ऐसा नहीं है। नहीं, समाधि में आशा विचार इच्छा शून्य हो गए। हाँ, ज्ञान का प्रकटन आशा विचार इच्छा के साथ ही होगा। विचार नहीं हो तो ज्ञान प्रकट कैसे होगा? तो भैया अनुभूति हो सकती है, प्रकटन तो नहीं होगा। प्रकटन प्रकाशन नहीं होगा। ज्ञान का प्रकाशन व्यवहार व्यवस्था में है, प्रकटन भाषा में है। समाधि वाला बोलता ही नहीं है, उसमें भाषा ही नहीं बनती ना, क्योंकि आशा विचार इच्छा भाषा बिना विचार के नहीं है ना। भाषा ही क्रिया है, विचार विचार जो है भाषा ही क्रिया है। तो तो भैया विचार मतलब शून्य आदमी जो है उसमें ज्ञान का प्रकटन कैसे? तो विचार शून्य होना वो मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं जो कुछ भी करता हूँ सुख की तलाश में करता हूँ, ठीक है। तो विचार शून्य होना वो भी मेरे लिए कहीं न कहीं एक वो जो मोटिवेशन कहेंगे या तो फिर वो जो सुख का शोध रहेंगे तो वो किस प्रकार से मतलब उसका रेफरेंस फिर कैसे कनेक्ट करेंगे? नहीं, विचार का शून्य होना कोई उपलब्धि नहीं, हुँ, विचार का समाधानित होना उपलब्धि है। क्योंकि विचार क्रिया जो है, हम क्रिया को नकार के जो है क्रिया की उपलब्धि कैसे माने? विचार को स्वीकार करके, क्योंकि विचार जो है वो नियति सहज प्रकटन है। जीवन में नियति सहज विधि से विचार का प्रकटन हुआ, उसका निश्चित प्रयोजन है। विचार समाधान के लिए दौड़ता है, हुँ, समाधान उपलब्ध होता है तो विचार तृप्त होता है। विचार का तृप्त हो जाना, समाधानित हो जाना ही विचार शून्यता है। अब उसके बाद विचार क्रिया नहीं है, समाधान से अधिक विचार नहीं, वही विचार शून्यता है। विचार को त्याग देना, पलायन कर जाना, तटस्थ हो जाना, है ना, उदासीन हो जाना, ये विचार क्रिया की पूर्णता नहीं है, उपलब्धि नहीं। विचार का विचार का कुंठित हो जाना है। ये भैया शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अ, जब हमने बात की कि विचार जो है विचार शून्य कर दे आशा मतलब तो कहाँ ना कहाँ ऐसा स्टेज आया होगा या तो होगा कि हम बेसिकली ज्ञान की बात करें तो ज्ञान अगर ज्ञान की पूरी अवस्था की बात करें तो हम कोई भी विचार आया या कोई भी प्रश्न आया उसका सॉल्यूशन अगर हमारे पास है तो ज्ञान है हमारे पास। ओके, अभी ऐसा हुआ होगा कि विचार आया आ रहा है पर उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो उसलिए ऐसा स्टेज बनाया होगा कि कोई भी विचार ना आए, ज़ीरो स्टेज हो जहाँ पे आपको प्रश्न ही ना हो, तो वो मोक्ष बोल दिया तो या तो वो समाधि बोल दिया विचार से भागना है, भागना, वो विचार से भागना बेसिकली पलायन करना है। ये ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे अगर कोई योगी है जो वो हिमालय के तो वो अपने संसार जीवन से भाग रहा है और खुद के अंदर ही मतलब देख रहा है, पर समाज से भाग रहा है। अल्टीमेटली जीना तो हम लोग को खुद के अंदर भी नहीं देख रहा है। मतलब सारी ध्यान की विधियां जो है वो कहती हैं, खुद के अंदर भी मत देखो, तटस्थ हो जाओ। हुँ, जो भी आ रहा है आने दो, देखो मत हाँ, उसको, क्योंकि ओके, आप देखोगे तो आप विचार शून्य नहीं हो पाओगे। ओके, खुद के अंदर देखना भी बंद हो जाता है। विपश्यना का मतलब है अपने में मौन हो जाना। हुँ, उसको प्रैक्टिकली भी देखें ना तो आई थिंक सपोज विचार शून्य हो भी गए लेकिन रियलिटी में जो है जैसे कि विचार शून्य हो गए तो उससे ऑटोमेटिकली फूड उत्पन्न होना, बॉडी चलना, ये सब ऑटोमेटिक नहीं होगा।
तो वो होने वाला नहीं है, तो उसके जो पूरा जो व्यवहार शून्य भी हो अस्तित्व है, जाएगा, विचार शून्य व्यक्ति व्यवहार शून्य हो जाएगा, क्योंकि बिना विचार के व्यवहार होता नहीं, तो व्यवस्था शून्य हो जाएगा, हम्म, उसमें व्यवस्था इसीलिए वो सूत्र प्रैक्टिकली एक्चुअली नहीं है उसका। ये समाधि जो रहता है, समाधि में आशा विचार इच्छा चुप हो जाए, शांत हो जाए। शून्य होता है कि शांत हो जाता है? शांत होना तो आप भाषा में चुप हो जाता है, और चुप हो मृत्यु में क्या होता है? विचार नहीं चलता है। विचार जैसे एक मूर्ख आदमी होता है ना, उसमें विचार नहीं चलता है, ऐसा हो जाता समाधि में है। समाधि के बाद विचार नहीं कर पाता, विचार नहीं कर करने पाते। की जो ताकत है वो खत्म हो जाती है। हाँ, समाधि और डेथ में क्या मतलब, मृत्यु में क्या डिफरेंस है? डेथ जिसको आप कह रहे हैं वो शरीर की मृत्यु है, विचार की मृत्यु समाधि है। विचार की मृत्यु समाधि है। हाँ, शरीर जिंदा है, शरीर चल रहा है, पूरा। लेकिन खाली विचार की मृत्यु होती है तो समाधि। मीन्स हमारे में जो दो एंटिटी है, एक फिजिकल बॉडी है और एक जीवन है। सिर्फ विचार ही जाता है कि आशा इच्छा सब चला जाता है? आशा भी चली जाती विचार ना है, जीने की आशा, तो फिर वो शरीर धारण क्यों इच्छा करता भी है? नहीं रहती, क्योंकि यदि इच्छा है फिर तो समाधि विचार के बाद रहेगा। जीवन शरीर को क्यों रखता है? आशा है तो विचार रहेगा ही, इच्छा है तो भी विचार रहेगा। गति नहीं है, गति नहीं। कोई गति नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई गति नहीं। एग्जिस्टेंस में बात करें तो एक ऐसा सूत्र है कि हर एक इकाई स्थिति और गति के साथ चलती है, तो फिर उसमें गति है कि नहीं समाधि में? वो जितनी गति हो सकती है उतनी है, उससे ज्यादा नहीं। जितनी गति होने के अर्थ में जितनी गति है उतनी है। अगर हम जीवन विकास, को पकड़े जागृति नहीं है, विकास नहीं। भैया, अगर हम जीवन को एक इकाई की तरह पकड़े बराबर, तो जीवन में जो आशा विचार इच्छाएं होती है वो समाधि में चुप हो जाए, तो अभी वो उसमें किस रेफरेंस में गति हो रही है उस टाइम पे? समाधान के अर्थ, आशा सुख के अर्थ में, विचार समाधान के अर्थ में, इच्छा व्यवस्था के अर्थ में। पर वो तो उसमें नहीं है। लग रहा है कि जो इच्छा विचार और जो उसको आशा विचार इच्छा को जो हमने स्टॉप किया वो भी करती है। इसको आप दूसरे फ्रेम में देख लीजिए। अभी व्यक्ति में देख रहे हैं, मानव जाति में देख लीजिए। मानव जाति में विचार क्रिया किस लिए? शिक्षा किस लिए? शिक्षा विचार क्रिया है? किस लिए? यदि शिक्षा विहीन समाज बना दें तो विचार क्रिया शून्य हो गया। तो हम क्या शिक्षा विहीन समाज बनाना चाहते? यदि शिक्षा विहीन समाज होगा तो व्यवस्था कैसे होगी? व्यवस्था नहीं, तो व्यवस्था शून्य समाज हो जाएगा। तो शिक्षा ही तो पहली सिविलाइजेशन की ओर पहला कदम है। और भैया इसको मेडिटेशन तो हम कह रहे हैं विचार शून्य कर दो, यानी शिक्षा शून्य कर दो। मेडिटेशन को किस रेफरेंस से देख सकते हैं अगर उसमें देखें तो? अभी इसको उसी को समझ रहे हैं, समाधि और मेडिटेशन को एक समझ सकते हैं, है ना? दोनों तरीके से। मैं तो कहूंगा कि मृत्यु की ओर जो है गति है मेडिटेशन। आशा की मृत्यु, विचार की मृत्यु, इच्छा की मृत्यु, व्यवहार की मृत्यु, व्यवस्था की मृत्यु। मेडिटेशन समाधि थोड़ी ना होता है भैया कि उसकी मृत्यु की तरफ उसकी ओर गति है ना, समाधि तो उसकी उपलब्धि है। मेडिटेशन की मेडिटेशन अल्टीमेटली समाधि के लिए। हम ऐसे अभी जनरल दो ही उपलब्धि है उसकी। हाँ। एक है एकाग्रता मेडिटेशन की, दूसरी समाधि यानी विचार इच्छा को हम एक चीज पे कंसंट्रेट कर पाना। तो उससे भैया क्या फायदा है? एकाग्रता उपलब्धि नहीं है, एकाग्रता का नियोजन उपलब्धि है, एकाग्रता उपलब्धि नहीं। जैसे अपराधी भी एकाग्र होता है, कोई भी किसी को क्राइम करना है ना, बहुत कंसंट्रेट होता है, हम लोगों से ज्यादा होता है, क्योंकि उसको मृत्यु का भय है। उसने चूक करी तो जेल होगी, मार पड़ेगी या मृत्यु होगी। हम लोग सामान्य व्यवहार में त्रुटि करते हैं, हमको ये नहीं भय है हमारी मृत्यु हो जाएगी या हमको जेल हो जाएगी, नहीं, है ना? अपराधी को भय रहता है, इसलिए वो ज्यादा एकाग्र होता है हम लोगों के कंपैरिजन में।
तो भैया तो मेडिटेशन इसलिए जो है वो एकाग्रता का नियोजन, यानी जैसे विचार एकाग्र हो गया, जैसे हमने कहा आप में खटपट खत्म हो गई, तभी तो आप विचार शक्ति को मानव जाति के कल्याण में नियोजित कर पाएंगे। नहीं तो आप विचार शक्ति चल ही नहीं रही। जैसे मूर्ख व्यक्ति होता है ना, अबोध होता है, उसमें विचार नहीं चल रहा है। जैसे एक व्यक्ति है जिसको गणित आता है, तो गणित में विचार को नियोजित करेगा तो जटिल जटिल चीजों को सॉल्व कर पाएगा, है ना। एक है जिसको गणित आता ही नहीं, तो विचार चलेगा ही नहीं उसका। उसको काला अक्षर भैंस बराबर, गणित की किताबें देखेंगे उसको कुछ भी नहीं आएगा। जिसको अपन अबोध कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं ना, जड़ कह रहे हैं, जड़। तो जड़ता जो है वो चैतन्यता का लक्षण नहीं है। तो विचार ही मूल रूप से पहचान है। जीवन का पहचान विचार ही है। विचार नहीं है तो जीवन है, ये भी सिद्ध नहीं होता है ना। जीवन का अस्तित्व है, ये भी सिद्ध नहीं होता। विचार जीवन की अभिव्यक्ति है या शरीर की अभिव्यक्ति? जीवन की। तो फिर आपने जो बोला कि मूर्ख व्यक्ति है, तो मूर्ख व्यक्ति यानी उसका जो brain उसमें है, विचार शक्ति क्षीण है, उसी को मूर्ख है। विचार शक्ति क्षीण हो गई, कमजोर हो गई या कमजोर है, उसको मूर्ख व्यक्ति हो। मूर्ख का मतलब विचार नहीं है ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत विचार रहता है, ज्यादा नहीं सोच पाता है वो, है ना। शायद भी उसमें ऐसा नहीं होता है एक्चुअली कि जैसे कि उसका जो एक्सप्रेशन करना है तो वो बाय बॉडी मीन्स हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उसके अंतर्गत हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो अभी जो विचार है वो तो अक्षय बल अक्षय शक्ति है, तो वो तो है ही, लेकिन वो जो उसका जो ब्रेन है वो उतना कॉम्पिटिबल नहीं है कि उसको एक्सप्रेस कर पाए। तो जो मूक या जो हम बोलते हैं, तो वो मूर्ख आदमी में मीन्स विचार की ताकत है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने वाला जो मेधस्थ है वो उतना विकसित नहीं है जिससे उसको वो मतलब वो एक्सप्रेस जो कर। विचार यदि होगा तो एक्सप्रेशन भी आएगा, क्योंकि आपका मेधस तो पहले से तैयार है। नहीं नहीं, लेकिन जो मूर्ख होता है, मेधस आपका समृद्धिपूर्ण है। हाँ, हम लोग मूर्ख मेधस होता पे, है। ब्रेन पे काम करते हैं। ब्रेन तो अस्तित्व सहज विधि से पहले से तैयार हो गया, जीवन ही तैयार नहीं हुआ। उसको भैया और थोड़ा डिफरेंट लेते हैं हाँ कि जैसे जीवन एक मानव शरीर में और जीवन एक पशु शरीर में जीवन जीवन है, हाँ ठीक है, अक्षय बल अक्षय शक्ति से संपन्न है। हाँ। तो फिर बात ये आती है कि समझो कि जैसे मैं जितना विचार कर पाता हूँ उतना पशु शरीर में विचार नहीं कर पाता है जीवन। हाँ। उसका कारण ये है कि शायद से विचार तो कर पाता है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, या तो फिर विचार ही नहीं कर पाता है। क्या है ओरिजिन रियलिटी में है कैसे यही है जो आप कह रहे हैं। कि तो मतलब इसीलिए वो अतृप्त होता है। उस अतृप्ति का दबाव जो है शरीर पे आता है। शरीर के दबाव बस मेधस का विकास होता है, तभी जीवन जो है वो अभिव्यक्त होने की सक्षमता को पाता है, क्योंकि अस्तित्व सहअस्तित्व है ना। जैसे इंद्रियों का पूरा विकास जीवन के दबाव में होता है। जीवन अपने को व्यक्त करना चाहता है तो इंद्रियों के माध्यम से करता है ना। इसीलिए इंद्रियों का विकास क्रमशः होता है। जो शरीर का जो विकास है वो इंद्रियों का विकास ही है, और वो उसी जीवन प्रकार के से दबाव में हो रहा है धीरे धीरे तो धीरे। जीवन का जो दबाव है ना, जीवन अपने को प्रमाणित करना चाहता, अभिव्यक्त करना चाहता, वो नहीं कर पा रहा है ना। तो इसलिए मेधस के ऊपर दबाव बनता है। दबाव बनता है तो मेधस समृद्धिपूर्ण होता है। समृद्धिपूर्ण मेधस, जिसको अपन मानव शरीर कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे फिर जीवन देखना चाहता है, इसीलिए आंख रूपी इंद्रिय का विकास होता है। जीवन देखना नहीं चाहता तो आंख का विकास नहीं होता। अभी आप आंख को बंद कर दीजिए, आंख की क्षमता खत्म हो जाती। इसलिए जीवन हम देखना चाहते हैं, अभिव्यक्त होना चाहते हैं, प्रमाणित होना चाहते हैं, हम अपने अस्तित्व को प्रमाणित करना चाहते हैं। इसी अर्थ में शरीर आपके लिए सहायक है, सहायक क्रिया है कि आप अभिव्यक्त। मूर्ख में उसका मेकर्स जो होता है वो विकसित होता है, पर उसका जीवन उतना विकसित नहीं होता है। एफर्ट नहीं किया, प्रयास नहीं किया, इतना ही होता है। प्रयास करता है तो होने लगता है, क्योंकि ब्रेन तो तैयार ही है। मानव शरीर में आ गया यानी ब्रेन तैयार है। जीवन में प्रमाद है, तो जीवन की भी भैया एक गति होती है, उसके लिए वातावरण नहीं मिला है। उसको भी जीवने से ज्ञान उसी मिला को है। वातावरण मिलता है तो वो हो जाता है। जी जीवन को भी जीव स्थिति से ज्ञान की स्थिति में आने के लिए वो किया होगा ना उसने, तो फिर ये क्यों रह गया उसमें? वातावरण इसी को, क्योंकि वातावरण में ही गति है।
इसलिए वातावरण का महत्व है। बाबा जी ने कई जगह लिखा है इसका, है ना? जैसे अभी हम लोग लर्निंग कर रहे हैं, एक वातावरण है तो फास्ट लर्निंग होगी। एक एक व्यक्ति से करेंगे तो उतना फास्ट नहीं होगा। तो कभी होता है कि एक्सीडेंट से आदमी एक्सीडेंट होता है, उसके बाद उसका एक्सप्रेशंस कम हो जाते हैं या कभी होता है, तो उसको कैसे देखेंगे? उसका मतलब ये मेधस में मेधस उसका थोड़ा कमजोर हो गया या फिर जीवन, उसको कैसे देखेंगे? इसको ऐसे देखेंगे कि शरीर, ब्रेन और ऑर्गन के बीच का कोई लिंक टूट गया है, या ब्रेन का कोई हिस्सा काम करना बंद कर दिया है, डैमेज हो गया है, ऐसा देखेंगे। तो उसको जब ऐसा देखेंगे तो भैया जैसे प्रश्न जैसे ये मान है कि लीजिए, मूर्ख व्यक्ति में मतलब कि उसका जब वो मेधस तैयार हुआ था तो वो तैयार होने में कहीं ना कहीं पोषण की मतलब वो जो होता है पोषण करने का, तो वो पोषण कम रह गया, तो उसकी वजह से मेधस पूरा तैयार नहीं हो पाया। उस रेफरेंस में वो उसका मेधस प्रॉपर नहीं है, इसीलिए वो जीवन व्यक्त नहीं कर पा रहा है, उसको मूर्ख कहेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। विचार विकसित ना ब्रेन होता है ना। ब्रेन विकसित हो गया है तभी वो मानव शरीर में है। मानव शरीर में समृद्धि पूर्ण मेधस है ना? यदि ब्रेन समृद्ध नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है, तो जीव ही शरीर में रहेगा। जीव शरीर में ब्रेन समृद्धि पूर्ण नहीं है, अभी चलो भैया ऐसा है। चीज की बात तो करेंगे। कोई भी बच्चा जन्म लेता है, जन्म से ही उसको समृद्धि पूर्ण मेधा से, इसीलिए वो अभिव्यक्त होता है, जन्म से अभिव्यक्त होना शुरू कर देता है ना? तो मतलब मुझे मुझे थोड़ा इसमें क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी जीवन है, ठीक है, अगर वो जीवन अगर मानव शरीर में आता है तो मानव शरीर में तो समृद्ध पूर्ण मेधस ही होता है, आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जो बच्चों में अगर मतलब जो बचपन से अगर देखेंगे तो जैसे ही जन्म लेते हैं तो उसके रेफरेंस में कहीं ना कहीं मतलब आजकल विज्ञान भी इतना आगे बढ़ गया है कि डॉक्टर भी बता देते हैं कि इसका ये अंग जो है उसका विकास जो होना चाहिए वैसा नहीं है, हाँ, मतलब देखने से, ठीक है। तो जब वो बाहर निकलता है उसके बाद सही में उसका मतलब जो व्यवहार और आचरण रहता है वो भी ऐसा ही रहता है कि उसमें कहीं ना कहीं वो देख पाते हैं कि हाँ इसमें मतलब कि मेधस संपूर्ण डेवलप नहीं हुआ। तो एज अ मानव जाति कहेंगे तो मानव जाति में एक समृद्ध मेधस है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर एक एक इकाई की बात करेंगे तो उस इकाई में कहीं ना कहीं वो वातावरण या तो फिर मम्मी का जो अपना ये रोग है, कोई हाँ रोग होगा या तो फिर उसकी वजह से वो मेधस संपूर्ण नहीं मतलब पूर्ण नहीं हो मेधस पाया। तो पूर्ण है तभी शरीर में आ गया, मानव शरीर में, लेकिन रोगग्रस्त है, बीमारी हाँ है, वे pollution है। रोगग्रस्त है, या तो मेधस भी या तो फिर कुछ ना कुछ। हाँ, तो मतलब जैसे रोग कई तरह के हो सकते हैं, एक तो मेधस में हो सकता है, दूसरा कहीं और भी हो सकता है। तो रोग को यदि समझने जाते हैं तो केवल नासमझी से या प्रदूषण से या मानव के हस्तक्षेप से, इसी से रोग पैदा होते हैं। नैसर्गिक रूप से तो रोग पैदा नहीं होता है। नैसर्गिक रूप से नियति क्रम में रोग समाधान का व्यवस्था है, जिसको समाधान कह रहे हैं अस्तित्व में। जैसे मानव शरीर के अंदर जो हमारी अ, क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी होती है ना, इम्यूनिटी क्या है, रोग से लड़ती रहती है। तो समाधान की व्यवस्था है शरीर के अंदर। शरीर अपने रोग को पहचानता है और उसको समाधानित करने का क्रिया उसके अंदर होता रहता है, जिसको इम्यूनिटी कह रहे हैं आज की भाषा में, है ना? तो अस्तित्व सहज क्रिया क्या है? तो अस्तित्व सहज है कि मेधस तो समृद्धि होता है। इम्यूनिटी कमजोर क्यों हो रही है? तो कोई ना कोई हस्तक्षेप हुआ है। जैसे हमने गलत खाद्यान्न दे दिया, वातावरण प्रदूषित कर दिया, है ना, गलत आचरण पद्धतियां अपना ली, उसके कारण से रोग बढ़ रहे हैं। रोग बढ़ रहे हैं जिसको अपन कह रहे हैं। रोग के कारण से भी विचार शक्ति क्षीण होती है, क्रिया शक्ति भी क्षीण होती है, ज्ञान शक्ति भी क्षीण होती ठीक है। है। शक्तियां तीन है मानव के अंदर, है ना, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, तीन प्रकार की क्रिया शक्तियां हैं। तो यदि शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये होने के बावजूद भी वो प्रखरता से अभिव्यक्त नहीं हो पाएगी, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। जैसे किसी आदमी को जन्म से पोलियो हो गया, उसमें इच्छा शक्ति होते हुए भी क्रिया शक्ति कमजोर हो जाएगी, तो वो रोगग्रस्त शरीर है, रोगग्रस्त शरीर। ठीक है। नहीं
तो रोगग्रस्त बस अभी मेरे को यही समझना है कि जब हम लोग ये प्रस्ताव की बात कर रहे हैं तो इसमें एक तो रोगग्रस्त शरीर की जीवन और शरीर की जो मतलब ये रहता है, और एक मूर्ख व्यक्ति, तो उसमें मतलब क्या सही में अंतर बताया गया है इस रेफरेंस में? मतलब मैं इस रेफरेंस से पूछ रहा हूँ कि जैसे मूर्ख की परिभाषा आप जो बोल रहे हो उसके रेफरेंस में ऐसी है मैं कह कि रहा हूँ जीवन का विकास नहीं है। विचार शक्ति, विचार क्रिया, आशा क्रिया, इच्छा शक्ति का हम उपयोग सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको सक्रिय नहीं कर पा रहे हैं, उसको प्रखर नहीं कर पा रहे हैं, यही मूर्खता है। अच्छा, तो इसको वो मूर्ख शरीर की रोग की वजह से भी हो सकती और है, इसीलिए और मैंने कहा कि वो क्षीण है, होना है, विचार शक्ति का क्षीण होना। मतलब उसमें विचार शक्ति क्षीण है, उसी को अच्छे वातावरण में रख दो। कोई बच्चा है जैसे ज्यादा नहीं सोच पाता है, उसको एक अच्छे वातावरण में कोचिंग वोचिंग लगा दीजिए, वो सोचने लगता है। यानी उसके अंदर क्षमता है, अवसर नहीं मिला, वातावरण नहीं मिला। तो वातावरण और अवसर इन दोनों की भूमिका है विचार शक्ति को प्रखर करने में। भैया बता रहे हैं ना, वो आई थिंक वो शब्द भ्रम जैसा है। तो हम जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हमने बात की, वैसे वजह से मुझे लग रहा है कि अगर हम मूर्खता की बात करें तो मूर्खता, अगर हम किसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो मैं, अगर मुझे ज्ञान कम है तो आप बोल देते कि भाई मूर्ख हो आप, मतलब मैंने इच्छा विचार मैंने सोचा नहीं, उसके बिना मैंने कुछ काम कर लिया। तो ये इसका कहना मतलब ये है कि अगर हम ज्यादा नहीं सोच रहे या तो विचार जो हम लोग प्रॉपरली नहीं कर रहे तो हम लोग उनको बोलते हैं कि भाई मूर्ख हो। तो मूर्खता एक संदर्भ में है, पॉजिटिव Relative नेगेटिव शब्द, रिलेटिव चीज है। relative। हाँ। विचार शक्ति का कमजोर होना हम्म। मूर्खता है, विचार शक्ति का प्रखर होना होशियारी है। तो विचार शक्ति प्रखर होना, मीन्स विचार यहाँ शक्ति पे आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट उस हिसाब से हो रहा है कि जो मूर्ख और मंद बुद्धि एक एक हम एक जो एक बोल, करके, हाँ, एक एक। आई थिंक मूर्ख और मंद बुद्धि जो हम बोल रहे हैं ना, उस हिसाब से आई थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। हाँ मीन्स को जो मूर्ख है तो उस हिसाब से, जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये मूर्ख है, ये मूर्ख है, जो हम बोलते हैं उस एंगल से भैया अभी बता रहे हैं। और मंद बुद्धि हम जो बात कर रहे हैं उस एंगल से बात कर रहे हैं कि जिसका अंग मंद बुद्धि, उसका, हाँ, फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसऑर्डर, हाँ वही, फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर, हाँ या हाँ वही शब्द भ्रम जैसा। और खाली क्लैरिटी करें, जो प्रशांत भाई ने बात की थी कि समाधि जो है, ओके, वो हम लोग वो स्टेट में जा रहे हैं जहां हम लोग आशा विचार इच्छा चुप शांत हो जाए, मतलब। और मृत्यु है, वो है कि हमारे शरीर की मृत्यु हो रही है, जीवन की मृत्यु नहीं हो रही। तो वहां पे आशा विचार इच्छा की जीरो नहीं हो रही है, वो दो चीज अलग है। और तो मतलब वो जो समाधि वाला स्टेट है, तो एक क्वेश्चन निकलता है कि वो समाधि वाला स्टेट है जहाँ पे हम लोग जीरो पे जाते हैं, तो वो जीरो पे जाके करना क्या है? करना क्या है, हाँ। वही हाँ, वो प्रश्न बनता है वहां फिर। से होता है हाँ। जिसको मैंने कहा कि एकाग्रता आ गई। हाँ। अब आपका मन आशा विचार इच्छा भटक नहीं रहा है। नहीं रहा। अब इसको संयम में लगाओ, हम्म। संयम में लगाओ तो आप एक व्यवस्थित निश्चित आचरण जो है निकाल सकते हो। यदि आप केवल समाधि पे रुक गए तो कुछ नहीं। वहां पे स्टॉप हो गया। इसीलिए पतंजलि ने 3 स्टेप बताए, साधना पाद, साधना से समाधि, समाधि पाद, समाधि से संयम, विभूति पाद। तो विभूति क्या है? विभूति तो मानवीयतापूर्ण आचरण ही है, मानवीय व्यवस्था, यही तो मानव की विभूति है। मतलब सिद्धि अगर- विभूति नहीं है, हाँ, मतलब जो उसी मोक्ष को की बाबा बात, जी ने नकारा है। तो मोक्ष तो बात की बात है, लेकिन हाँ। सबसे पहली चीज की मतलब जैसे हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मानव ने अपने आप को समझने की प्रयास किया है, मगर पास्ट में देखेंगे तो उसी के रेफरेंस में समाधि भी आई है कि अपने आप को समझने के रेफरेंस में ही कि समाधि करेंगे तो शायद अपने आप को, मतलब या तो फिर मैं विचार से दुखी हूँ तो वो दुख से मतलब अपने आप को अलग करना, उसी के रेफरेंस में वो विचार शून्य हो जाना, तो मैं उससे ज्यादा उसको मैंने जीरो हो खुद जाओ। मान लिया है ब्रह्मवश, तो इसीलिए समाधि है। जब समाधि पर पहुंच गए तो उसके बाद भी जहां जवाब नहीं मिला तो पतंजलि ने वो संयम का फिर वो आगे अनुसंधान किया और संयम फिर क्रिया आई, तो उसी के रेफरेंस में ये साधना समाधि और ये संयम है। तो लेकिन वो भी पूरा नहीं पड़ा, पूरा मानव इसलिए मानव जाति को तृप्त करने के लिए वो पूरा नहीं पड़ा। दो चीजें हुई इसमें। पूरा इसलिए नहीं पड़ा कि उससे व्यवस्था नहीं निकली, है ना। पतंजलि योग सूत्र से कोई व्यवहार और व्यवस्था नहीं निकली, है ना।
दूसरी बात है कि पतंजलि की जो विधि है वो व्यक्तिवादी है। तो मान लीजिए व्यक्ति में कुछ परिवर्तन हो भी गया तो वो समाज में नहीं आया। हम्म। तो इसलिए उसके बाद पूर्वी मीमांसा आई। पूर्वी मीमांसा ने कहा कि भाई ठीक है, एक योगी आदमी है, वो अच्छा आदमी है, वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा समाज में, अच्छा है, चलो कुछ दे नहीं रहा है तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। लेकिन जो डिस्टर्ब कर रहे हैं इनको कैसे ठीक किया जाए, जो समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं। तो उन्होंने कहा उनको कर्मकांड विधि से नियंत्रित किया जाए। तो उन्होंने कह दिया कि आपको कथा करना पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, मृत्यु में ये करना पड़ेगा, जन्म में ये करना पड़ेगा, ऐसा कर्मकांड विधि से समाज को नियंत्रित किया। तो इसलिए योग दर्शन के बाद पूर्वी मीमांसा आई जिसको कर्मकांड कह रहे हैं। कर्मकांड विधि से समाज का नियंत्रण, जैसे दंड विधि से समाज का नियंत्रण किया। हाँ, दंड एक विधि है। अब भैया आदमी समझ नहीं रहा है तो फिर मार पीट के समझाओ। अभी हम लोग करते ही थे कुछ समय पहले तक स्कूल में, मार पीट के समझाते। तो कई लोग ये कहते हैं हमको मार नहीं पड़ी होती तो हम सीखते ही नहीं, हम पढ़ते ही नहीं। तो उस वो विधि एक सीमा तक कारगर होती है, उसके बाद कारगर नहीं होती। तो वैसे ही कर्मकांड एक सीमा तक कारगर हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। तो फिर आगे अनुसंधान हुआ, आगे अनुसंधान हुआ जिसको हम उत्तर मीमांसा कह रहे हैं, उसमें हुआ। तो उसमें जो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यहाँ तक पहुँच गए। फिर कह दिया कि प्रकृति जो है वो उससे पैदा हुई, है ना। फिर कहा कि वो मिथ्या है। तो फिर प्रश्न उठ गया नागराज जी को, उसी परंपरा में थे तो उनके अंदर प्रश्न हुआ कि सत्य से सत्य पैदा होगा, सत्य से मिथ्या कैसे पैदा होगा। अनुसंधान किया तो पता लगा कि जो सत्य है वही है, वही प्रकटन होता है। तो इसलिए ब्रह्म सत्य है, जगत शाश्वत है, ऐसा बोला नागराज जी ने। प्रकृति जो है वो शाश्वत है, अपनी निरंतरता, केवल मानव उसमें जो है अपने स्वभाव में नहीं है प्रतिष्ठित। तो मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में उन्होंने अनुसंधान किया। यदि वो स्वभाव गति में आता है तो मानव भी जो है नित्य वर्तमानता में जी पाएगा। वर्तमानता का मतलब अपने स्वभाव, अपने आचरण में जीना। अभी हम अपने आचरण में नहीं जी रहे हैं, जीव के आचरण में जी रहे हैं, इसलिए वर्तमान नहीं है, भूत है ना। हम्म। उसी इसीलिए कहते हैं कोई गलत काम करता है तो कहते हैं तुम भूत हो क्या, आदमी नहीं हो, भूत कहते हैं, या चुड़ैल कहते हैं, राक्षस कहते हैं, ऐसा हम लोग शब्दों का उपयोग करते हैं। तुम आदमी नहीं हुए, अभी राक्षस हो। तो ये विगत में जी रहे हैं, मतलब जो जीव का आचरण है वो आचरण में जी रहे हैं, मानव के आचरण में हम आए नहीं। हम आना चाहते हैं क्योंकि मानव के आचरण में आए बिना सुख नहीं है, इसलिए। तो ये यदि आप फिलोसॉफिकल लॉजिक के तरीके से देखोगे तो ये सब ठीक ठाक ही लग रहा है ना, चेतना का विकास हो रहा है ना। और यदि आप फिलोसॉफिकल लॉजिक जोड़ने का ताकत नहीं है आपकी, तो केवल नया अनुसंधान है उस पर दिमाग लगाओ, है ना। यदि आप उस तर्क के सूत्रों को नहीं देख, मुझसे एक बार बाबा जी ने कहा वेदांत को ही मैंने एक दूसरे अर्थ में जो है प्रतिपादित किया है। हमसे कहा बाबा, जब हम अद्वैत वेदांत पे प्रश्न कर रहे हैं तो उन्होंने, मैंने कहा कि आपका दर्शन अद्वैत कैसे है। तो उन्होंने कहा अस्तित्व से अस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान है, अखंड है, अविभाज्य है। तो एक ही हुआ ना, दो कहाँ हो गए। हम अपने को परिवार से अलग मानते हैं, होते तो नहीं है। कोई व्यक्ति परिवार से अलग होता है क्या, संबंध विहीन कोई मानव नहीं है। वो तोड़ के चला जाता है लेकिन फिर किसी नए संबंध में ही जी पाता है, नहीं तो जी नहीं पाता। संबंध समाप्त हो जाए किसी में तो मृत्यु के अलावा और कुछ है नहीं, मरेगा ही, है ना। इसलिए जिन लोगों ने परिवार को तोड़ दिया, अकेले जी रहे हैं, जैसे आज पूरी दुनिया में सबसे भयानक बीमारी लोनलीनेस है, सबसे भयानक बीमारी। लाखों महिलाएं पुरुष जो हैं वो अकेलेपन का शिकार हैं, टाइम ही पास नहीं होता, क्या करें। फिर वो उसके लिए उन्होंने एक विधि निकाली, क्या निकाली, वो वीकेंड में अपना है, हाँ क्या बोलते हैं वो, मिलने को सेट कर लेते सोशल हैं, हाँ वो कुछ निकाला उन्होंने कि भैया हफ्ते में एक दिन तो किसी के साथ जो है वो मिल लें, ऐसा।
तो संबंध के बिना जीना है ही नहीं, आप जी नहीं सकते। तो फिर बाकी हफ्ते में क्या करें? बाकी हफ्ते में चैटिंग करके तलाशते रहते किसके साथ अपना समय निकाल सकते। थोड़ा तो सुख चाहिए ना आदमी को, सुख विहीन तो नहीं रह सकता, संबंध में ही सुख है। इसलिए वो हुआ नहीं। हम ऐसे दरिद्रता में जिए या संबंध की समृद्धता में जिए? तो उत्तर आता संबंध की समृद्धता के साथ जिए, उसकी जगह परिवार समाज है, सुखी सुख है, अकेलापन कभी लगेगा ही नहीं, है ना? ऐसा है, क्योंकि अस्तित्व सह अस्तित्व है, साथ में जीना ही सुख है, अकेले जीने में कोई सुख नहीं। अकेले जीना सबसे बड़ी बीमारी है, ऐसा आप पूरी गूगल सर्च करके देख लीजिए। लोनलीनेस सबसे बड़ी बीमारी, युद्ध से भी बड़ी बीमारी है, हिंसा से भी बड़ी बीमारी। हिंसा तो बलात् है ना आपके ऊपर, ये तो अंदर से आ रहा है अकेलापन, उससे तो आप एक क्षण के लिए भी मुक्त नहीं है। हिंसा से तो मुक्त हो सकते, थोड़ा अपने गनमैन रख लिए, थोड़ा सा बच जाएंगे, उतना हिंसा का भय नहीं। लेकिन अपना अकेलापन किसके कहाँ से दूर होगा? कोई नहीं दूर, कितने भी गनमैन रख लीजिए, आप अकेले ही हो, है ना? ऐसा है। तो सुख का जो स्रोत है वो सह अस्तित्व है, संबंध है। संबंध नित्य है, संबंध विहीन मानव नहीं है ना? संबंध का ही प्रकटन, संपूर्ण संबंधों का प्रकटन परिवार है, परिवार और समाज है। समाज जो है, संबंध नहीं है तो समाज नहीं है, संबंध नहीं है तो परिवार नहीं, है ना? संबंध की स्वीकृति नहीं है तो मानव नहीं है, वो जीव है। जीव में संबंध का आंशिक स्वीकृति रहता है, पूर्ण स्वीकृति नहीं। मानव में संबंध की निरंतरता रहती है, जीव में संबंध की पहचान की निरंतरता नहीं रहती, इतना ही अंतर है। पहचानता तो वो जीव भी है ना? कछुए के बच्चे भी अपनी माँ को पहचानते हैं, गाय का बच्चा भी पहचानता है ना? सब अपने पहचान, लेकिन उनकी निरंतरता नहीं। मानव में निरंतरता की संभावना है, यही उसके समृद्ध मेधस का प्रमाण है ना? समृद्धिपूर्ण मेधस का प्रमाण है, यही सह अस्तित्व का प्रमाण है। ठीक है, ये समझ में आता है? आई थिंक वो जो स्थिति गति वाला पॉइंट था कि जो मीन्स समाधि में जो विचार शून्य हो जाते तो स्थिति गति नित्य वर्तमान है, वो कैसे? तो आई थिंक उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि विचार शून्य हो जाता है लेकिन फिर भी वो शरीर को चलाने की जो क्रिया है वो तो अल्टीमेटली वो बनी ही रहती है। तो उसको उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि स्थिति गति तो बनी ही रहती है। मैं एक उदाहरण दे के समझाता हूँ। मैं जब नागराज जी के संपर्क में आया तब मैं पत्रकार था, और मैं उससे पहले बहुत मेडिटेशन करता था, ध्यान करता था। तो बाबा जी से लोगों ने परिचय कराया कि ये पत्रकार हैं और विद्वान हैं, क्योंकि हम बहुत ये सब शास्त्र किताबें पढ़े हुए थे, तो विद्वान हैं और ध्यान करते हैं, बहुत मेडिटेशन करते हैं। तो बाबा जी ने हमसे पूछा, बेटा किसका ध्यान करते हो? तो हमने कहा किसी का ध्यान नहीं करते, ध्यान तो विचार शून्य होने के लिए है। तो यदि हम किसी का ध्यान करेंगे तो विचार क्रिया चलने लगेगी। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम बताया कि तुम पत्रकारिता करते हो तो विचार क्रिया नहीं चलेगी, पत्रकारिता कैसे करोगे? तो मैंने कहा कि आप बात तो ठीक कह रहे हैं, पत्रकारिता में तो आपको बहुत अटेंटिव हो, बहुत ज्यादा विचार शक्ति का नियोजन, तभी पत्रकारिता कर सकते। तो हम अनुत्तरित हो गए, है ना? तो फिर मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी मैं तो नहीं समझ पाया, मेरे को कोई गुरु मिला नहीं। तो मैंने कहा किसका ध्यान करना चाहिए? तो उन्होंने कहा न्याय का ध्यान करना चाहिए। तो न्याय का ध्यान करने से क्या होगा? तो तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर पाओगे, है ना? नहीं तो परिवार से संबंध ही नहीं पहचानोगे। अपने में मौज हो गई, मेडिटेशन कर लिया, है ना? मेडिटेशन कर लिया तो पत्नी की कहाँ चिंता है? पत्नी का पत्नी जाने, बच्चे का बच्चे जाने, हम अपने में कंफर्टेबल हैं, है ना? तो संवेदन शून्य हो गए।
जैसे कोई कहता है ना मेरा गुस्सा खत्म हो गया जीवन विद्या में आके, तो मैं कहता हूँ तुमने सहस्तित्व को समझा नहीं इसलिए गुस्सा खत्म हो गया। तुमको तो गुस्सा आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। संसार रोगग्रस्त है, परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, शोषण अपराध बढ़ रहा है और आप कह रहे हो आप गुस्सा नहीं आता। क्या सहअस्तित्व को समझा? आपने अपनी संवेदनाओं को मोथरा कर लिया। संवेदना ही नहीं है तो संज्ञानशीलता कहाँ से आएगी? पहले संवेदना आएगी, है ना। हम यदि पूरे संसार के दुख से दुखी नहीं हुए तो हम संसार को सुधारने के लिए अपनी बौद्धिकता का नियोजन कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। तो पहले तो हमको दुख बढ़ना चाहिए, है ना। हम क्या समझ रहे थे जीने को? ये तो संसार तो पूरा तबाह हो गया, परिवार खत्म हो गए, सड़ गई परंपराएं, भ्रष्टाचार और अराजकता जो है वो प्रतिष्ठित हो गई, और हम कह रहे हैं हमको गुस्सा नहीं है, दुख नहीं है। हमने तो शिविर कर लिया तो हम तो सुखी हो गए, हमारा गुस्सा चला गया। तो ये क्या शिविर कर लिया है? मुझे लगता है संवेदनशीलता मतलब हम दूसरे के दुख को अपना दुख ही नहीं मान रहे, है ना। तो हम पूरे जिसको कहेंगे सहअस्तित्व को समझा क्या फिर हमने? तो सहअस्तित्व व्यक्ति बात थोड़ी है, व्यक्ति के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है इसमें सहअस्तित्व। वो कार्यक्रम तो हम पहले से करते आ रहे थे ना। इसको एक दृष्टिकोण से आप ऐसा भी देख सकते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से मैं ये कहूंगा चलो क्रोध तो खत्म हुआ, अब अपना विचार लगाओ ही अच्छी जगह। तो केवल क्रोध समाप्त करना कोई उपलब्धि नहीं, है ना। अब क्रोध से मुक्त हो गए आप, तो भाई अब अच्छी जगह अध्ययन में, समाज को ठीक करने में, परिवार को ठीक करने में अपनी शक्ति जो बची आपकी, जो क्रोध में जा रही थी, वो शक्ति को नियोजित करो। तो केवल क्रोध समाप्त कर लेना उपलब्धि नहीं है ना। संवेदनाओं से मुक्त हो जाना, अब दूसरे के दुख से दुखी नहीं होते इसलिए सुखी है, ये तो अमानवीयता से भी गया गुजरा है। कम से कम अपराध करने वाला दूसरे के सुख के लिए अपराध करता है, अपना परिवार नहीं पाल पा रहा इसलिए वो लूट लाट के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है ना। और हम संवेदनशील हो जाएं, हमें क्या मतलब परिवार से, पत्नी से, बच्चों से, समाज से, है ना। भाड़ में गया, हम अपनी जिंदगी जिए कि उनके जिए। तब तो हम अमानवीयता क्या राक्षस से भी गए गुजरे हो गए ना, पशु मानव। संसार त्याग दिया, उसमें ही आएगा। त्याग दिया, हाँ संसार त्याग हाँ दिया, परिवार छोड़ दिया। त्याग दिया, इसके बाद भिक्षा में जी रहे हैं। भाई साधु लोग जो हैं वो कोई अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, भीख मांग मांग के जी रहे हैं। कभी खाना मिलता है, कभी खाना नहीं मिलता, कभी कपड़े मिलते नहीं मिलते, कभी रहने को छाया मिलती नहीं। बड़े इनके भाई साधु हो गए थे, इनके भाई नर्मदा का परिक्रमा किया, एक परिक्रमा किया दाढ़ी बड़ी हो गई, दूसरी परिक्रमा में गांजा पीने लगे, तीसरी परिक्रमा में आत्महत्या कर ली जाके नर्मदा जी में अपना शरीर त्याग दिया। हमने उनसे पूछा कि भैया ये गांजा क्यों पीने लगे, जवाब ही नहीं देते। बाद में बहुत टटोलने के बाद उन्होंने बताया कि अन्य क्षेत्र जो है 4-5 दिन बाद आता था भैया, तो कभी पेट में कपड़ा बांध लेते थे, भूख लगती है, भूख तो नैसर्गिक है, तो कभी कपड़ा बांध के, कभी पानी पी के, जब नहीं होता तो फिर गांजा पी के भूल जाते। अब हमको होश ही नहीं है भूख का, तभी चल पाते। इसको कोई अच्छा जीवन कहेंगे? कोई अच्छा जीवन तो नहीं। अच्छे की आशा में उन्होंने साधु, हम अच्छे हो जाएंगे, कुछ अच्छा कर लेंगे, इसलिए बेचारा उस अच्छे की भाव की तीव्रता के कारण ही तो कोई आदमी इतने 1000 किलोमीटर की यात्रा कर पाता है ना। लेकिन अच्छा घटित नहीं हुआ, इसीलिए लोग नशा करते हैं। भीख मांग के जीना तो समृद्धि नहीं है। समृद्धि में सुख है या भीख मांग के जीने में? समृद्धि में सुख। तो भी गौतम इसको हाँ, संसार छोड़ दिए थे ना। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। गौतम बुद्ध भी संसार छोड़ दिए थे, तो गौतम बुद्ध का कैसे फिर वो वही क्वेश्चन है, उसको कैसे हाँ, देखेंगे? पता नहीं, देखना पड़ेगा। जो भैया ने बोला उसमें मुझे तो लगता है गौतम का आश्रम था,
गौतम का आश्रम था, उस आश्रम में कई से बुद्ध की बात अच्छा महात्मा बुद्ध, हाँ मैं गौतम ऋषि समझा। नहीं, बुद्ध की बात गौतम ने जो है सांख्य दर्शन दिया, गौतम ने। गौतम बुद्ध ने जो मैं सच्चे- महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो उनकी पत्नी ने पूछा उनसे कि तुमको जो कुछ मिला है वो परिवार में नहीं मिलता क्या? उस पे वो मौन रह गए, क्योंकि यदि आपने प्रकृति को विजय पा लिया है और आप कह रहे हो परिवार में नहीं मिल सकता है, तो फिर परिवार पे विजय नहीं पाई आपने। वो भी एक तरह से अपूर्ण कहलाएगा। मुझे नहीं मालूम, अपन तो अपन क्या वो बुद्ध से पूछ। भैया अभी जैसे समझो कि परंपरा शिविर नहीं की बनी, बात जो है इतना तो हम कह सकते हैं। जो परंपरा है ना, बुद्ध जैसा जो भी उन्होंने उपदेश दिया वैसा परंपरा नहीं बनी। जो उपदेश दिया उसको यदि बुद्ध का आचरण मान लें तो वो एक आदर्श बन गए। आदर्श का मतलब है जिस आचरण का सामान्यीकरण नहीं होता है ना, लोक व्यापीकरण नहीं होता, वो आदर्श है। यानी आचरण में चरितार्थ नहीं होता है, वो आदर्श है। तो बुद्ध एक आदर्श पुरुष है, जैसे भगवान राम एक आदर्श पुरुष है ना, आदर्श है ना। परंपरा नहीं बनी, इसलिए समाज वैसे ही का वैसा रहा। शांति का उपदेश देने वाले बुद्ध और सबसे ज्यादा हिंसा करने वाले बौद्ध, सबसे ज्यादा युद्ध उन्होंने किए, सभी जीव जंतुओं को खा जाने वाले बौद्ध। इस धरती पे कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने खाया नहीं, बुद्ध बौद्ध लोग। केवल इतनी सी घटना से वो मांसाहारी हो गए कि बुद्ध के कटोरे में एक मांस का टुकड़ा आके गिर गया, उन्होंने कहा भिक्षा में जो मिला है उसको ग्रहण करना है। यहाँ से पूरा का पूरा बौद्ध, यानी गलती एक छोटी सी हुई। उस समय अगर वो ये तय कर लेते कि ये खाने योग्य नहीं है तो मांसाहार नहीं होता, बौद्ध परंपरा मांसाहार नहीं, जैन हो जाती, जैन जैसे लोग, है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि दान में जो भी प्राप्त हुआ है वो ग्रहण करना है, तो सब मांसाहारी हो गए पूरा। अभी मांसाहार ठीक है नहीं ठीक है उस पर एक अलग चर्चा है ना। लेकिन जब हम महात्मा बुद्ध की बात करेंगे तो सभी आयाम में करेंगे, व्यवहार के आयाम में, व्यवसाय के आयाम में, व्यवस्था के आयाम में, है ना। आहार का आयाम, व्यक्तित्व भी देखेंगे ना, आहार विहार व्यवहार सब कुछ सभी आयाम में देखेंगे ना। नहीं तो मान लो आप, मानने से तो कुछ होता नहीं। सबका सुख में हमारा सुख है, सबके सुख में हमारा सुख है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर सभी हमारे आसपास संबंध संबंध हमारे सुखी नहीं है तो हम निरंतर सुख कभी पा ही नहीं सकते। कैसे पाओगे आप बताइए। मतलब मेरे को मैं अभी ऐसा सोच रहा हूँ कि हमारे आजू बाजू सब जो लोग हैं वो अगर सुखी नहीं होंगे तो मैं भी सुख सुख पा ही नहीं सकता, ऐसा हो गया ना। नहीं, सुख तो रहेगा लेकिन पूरा नहीं होगा ना। अच्छा। जैसे मान लीजिए आप अपने में सुखी हो गए हाँ। और आपके बच्चे दुखी हैं, तो आप हाँ। अपने में सुखी हैं लेकिन बच्चों के साथ दुखी हैं। आप कहेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यार बच्चे ठीक नहीं, उनसे मैं त्रस्त हूं। नहीं बोलो, भाषा ऐसे ही बनेगा ना। हाँ। यार मेरे को अपने में तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ठीक से जी लेता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे कुछ नहीं कर रहे, तो वो दुख है ना आपका। मैं तो ठीक हूँ, मेरी पत्नी ठीक नहीं, तो दुख है कि सुख है? दुख है। फिर आप क्या करोगे, पत्नी ठीक नहीं तो पत्नी से ध्यान हटा लो, संसार छोड़ दो, है वही बात आ गई, संसार छोड़ दोगे, मैं अकेले में पलायन मस्त कर दो, तो वो तो दुख आ गया, बढ़ गया और दुख। सही बात है। नहीं, मतलब सुख की निरंतरता नहीं है, वही बात है। सुख की निरंतरता नहीं है ना। तो परिवार यदि सुखी है तो आप सुखी हैं, बच्चे ठीक हैं, पत्नी ठीक है, माता पिता ठीक है, तो आप सुखी हैं। और परिवार में समझदारी है तो सुखी है, समाज में है तो और सुखी है, राष्ट्र में है तो और सुखी है ना। पूरी मानव जाति जागृत हो जाए तो निरंतरता है सुख की, है ना।
प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हमने जिंदा रहने के स्तर पे हमने सुख को माना है, तो परस्पर संबंध में नहीं माना है। तो इसकी वजह से कहाँ कहाँ क्या होता है कि बिजनेस बड़ा कर दे या अच्छा घर मिले, अच्छी गाड़ी मिले, तो वो सुख के पीछे हम लोग हैं, ना कि हम लोग मतलब एक परस्परता में या तो फैमिली के अंदर मतलब एक दूसरे के साथ शांति से रहे, साथ में रहे। तो वो अभी वो उसकी क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए हम लोग उसके पीछे भागे होते हैं अभी। हाँ, बिल्कुल सही है। तो भैया इसके रेफरेंस में गाड़ी का सुख तभी है जब आप गाड़ी में परिवार के साथ जाए। परिवार के साथ बैठे। अकेले जाओ, गाड़ी का सुख देखो कितना है ना। जैसे मान लो आपको कहीं माउंट आबू जाना है, आप अकेले जाइए और परिवार के साथ जाइए, दोनों में अंतर पता लग जाएगा। तो सुख परिवार में है, संबंध में है, गाड़ी में नहीं है। गाड़ी में सुविधा है ना। यदि वो सुविधा भी सबके लिए सुविधा है तो ज्यादा सुख है। मेरे अकेले के लिए है तो एक बार आप करके देखो, आप कार से जाइए, परिवार से कहिए तुम लोग बस से आ जाओ। देखिए कितना सुख मिलता है। आपको सुख से जीने नहीं देगा परिवार। तो भैया इसके रेफरेंस में अगर देखें तो बाबा जी भी कहीं ना कहीं तो दुखी ही होंगे ना। हाँ, दुखे तभी तो उनने अनुसंधान किया। उन्होंने कहा दुख की पराकाष्ठा हो गई मेरे अंदर, है ना। उस पराकाष्ठा से निकलने के लिए अनुसंधान। बराबर। अगर दुखी नहीं, जो संक्रमण भी आपके अंदर तभी होगा जब आप दुख की पराकाष्ठा में आ जाए। दुख की पराकाष्ठा तब होगी जब आप सब पूरे संसार के साथ अपनत्व को पहचान लेंगे, पूरे संसार के साथ अपनत्व, तभी तो पीड़ा बढ़ेगी। पीड़ा बढ़ेगी तो संक्रमण होगा। क्या संक्रमण होगा? आप सबके साथ जीने की में विचार को नियोजित करेंगे, व्यवहार करेंगे, पीड़ा ही नहीं है अपने में, आराम से जी रहे। तो इसका मतलब कि जब तक सब सुखी नहीं हो जैसे मान सकते। लीजिए कोई आदमी आलसी है, परिवार में कोई आलसी है ना, तो वो कहेगा मेरे को क्या है, मैं तो अपने सोता रहता हूँ आराम से, है ना। बराबर। तो उसमें वो परिवार के लिए क्या है, परिवार भी कुछ समय तक बोलेगा, चिल्लाएगा, गाली बकेगा, कोई काम नहीं है तुमको, मिलता रहता है, खाते रहते हो, सोते रहते हो, है ना। थोड़े समय फिर परिवार भी कहेगा यार छोड़ो, नहीं सुधर रहा है। तो ये तो कोई जीना नहीं है ना, ये तो कोई सुख नहीं है, ऐसा लोग मान लेते हैं। तो सही तो आलस्य से मुक्त होके श्रम पूर्वक अर्जित करना और दूसरों के लिए स्रोत बनना, यही सुख है। ये उसने पहचाना ही नहीं तो उसने मान लिया सोना ही सुख है। हमने कई लोग ऐसे देखे, वो सोते ही रहते, सुबह उठते हैं, अपना टॉयलेट वायलेट गए, अपना खाना, परिवार में पैसा है, इसके बाद वो 10-11 बजे सोने की व्यवस्था करने लगते हैं, कहाँ सोना है। बिछा के अपने सो जाते, फिर 4 बजे उठते हैं, चाय वाय पी, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर बाजार वजार घूम के आए, फिर अपने सो गए, फिर सुबह उठे, सोते ही रहते हैं, चिंता ही नहीं है ना परिवार की ना। ऐसे हमने लोग देखे। क्या कहो, ये भी जीना है, इसको जीना कहें, वो कहेंगे हमको तो चैन है, हमको कहते हैं हम तो चैन से सोते हैं, हमको कोई तकलीफ। तो भैया इसमें एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी समझो कि बात ही हो रही है कि बाबा जी को वो दुख की परिकाष्ठा हुई, तो उसी के संबंध में जो उनको समाधान चाहिए था, वो समाधान के रेफरेंस में उनको प्रश्न जो थे, वो प्रश्न को सॉल्यूशन के लिए उन्होंने अनुसंधान किया, तो वो प्रश्न का उनको सॉल्यूशन समझ के रेफरेंस में आ गया, तो फिर उसको जी फिर भी के दुखी देखा, रहे, उसको जी के देखा, उसको जी के देखा। तो उससे उत्सव उत्सव बढ़ता गया, हाँ, उससे उत्सव बढ़ता गया। उत्सवित होते रहे, उत्सव का अभिव्यक्ति होने लगा, जो दुख का अभिव्यक्ति था वो खत्म हो गया। तो दुनिया दुख का में भी जैसे बुद्ध भी है ना, बुद्ध कब हुए, जब दुख की पराकाष्ठा हुई। पराकाष्ठा कब हुई, जब संवेदना जुड़ी, मतलब दूसरे की मृत्यु, दूसरे का दुख उनको अपना दुख, अपनी मृत्यु जैसा लगा, तभी तो वो अनुसंधान के लिए यानी परिवार को त्याग के समाधि के लिए या साधना के लिए गए, नहीं तो कोई नहीं जा सकता।
अभी जो साधु बन रहे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, वो तो परिवार में जी नहीं पा रहे, नकारा निकम्मे लोग हैं, वो चले जाते हैं या अपराध किए हुए लोग होते हैं। अब सागर में एक जो वो अपना नॉन अवेलेबल जो है आपका वो वारंट आ गया है, अब क्या करें, केस भी नहीं लड़ सकते, भाग जाओ साधु होके कहीं घूमते रहो इधर भिक्षा में। आधे साधु तो ऐसे ही हैं, मर्डर का केस हो गया, अब क्या करें, अरेस्ट हो जाएंगे, तो चलो नर्मदा की परिक्रमा करते, दाढ़ी वाड़ी भला रही घूम रहे हैं, पता लगा 10-12 साल कट गया, केस दब गया, फाइल ठंडी हो गई ऐसे। तो वो तो ठीक है। लेकिन जो रियल है, जैसे बुद्ध अपन कहें तो बुद्ध कब गए, बाबा जी कब गए साधना में, जब पीड़ा बढ़ गई, दुख बढ़ गया। तो वो भैया उन्होंने साधना की, पीड़ा बढ़ गई, उसकी वजह से वो समझ के रेफरेंस में उनकी वो फिर वो निरंतरता हो गई, वो जीने में प्रमाणित भी होने लगा बाबा जी। तो अभी तो वो अभी हम लोग दो विधि की बात कर रहे हैं कि जिससे अनुभव हो सकता है। एक तो उन्होंने वो जो साधना विधि की, और दूसरी की ज्ञान को मतलब शिक्षा विधि से हम लोग को बात कर रहे हैं। तो जो शिक्षा विधि में बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले धीरे-धीरे मतलब क्या आता है, तो जैसे परिचय आता है, फिर उसके बाद हम लोग ये अध्ययन बिंदु करते हैं, फिर पठन करते हैं, फिर मनन करते हैं, उसके बाद ये उसका क्रम है। तो जब वो परिचय शिविर और ये सब चीज़ कर रहे हैं हम लोग, तो उसके बाद से सबसे पहले तो मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके रेफ़रेंस में उनको पीड़ा इस रेफ़रेंस से होती है कि ये जो कुछ भी चल रहा है सही नहीं चल रहा है, और मतलब बहुत पीड़ित रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये पीड़ा नहीं रहती है, फिर भी उनके सामने ये प्रस्ताव आता है। और कुछ लोग मतलब वो दोनों के सामने मतलब जब ये प्रस्ताव आता है तो जो पीड़ित रहते हैं तो उनको तो स्वीकार हो जाता है कि कुछ सही बात हो रही है, और वो पीड़ा उस रेफरेंस में कम हो जाती है कि एक मतलब एक आशा जगती है कि ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ मतलब मिलेगा या अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़ की भी मेरा प्रश्न क्या है उसकी क्लैरिटी बढ़ती है, तो उसकी वजह से भी एक मतलब अंदर शांत हो जाते हैं लोग। और ये जो है कि जिनके सामने मतलब जिनको वो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर भी उनके सामने अगर प्रस्ताव आते हो तो उनमें भी 2 कैटेगरी ऐसी मैं देखता हूँ कि एक ऐसी होती है कि जिनको ये प्रस्ताव आने के बाद भी उनको छूता नहीं है। और दूसरे होते हैं कि प्रस्ताव मतलब उनको ये पीड़ा नहीं थी, फिर भी प्रस्ताव आने के बाद उनको ऐसा लगने लगता है कि हाँ, ये अपने अंदर वो कि बात तो सही हो रही है, मतलब ऐसा कुछ तो है, मतलब ठीक है। तो फिर वो भी मतलब आगे मतलब धीरे-धीरे कहीं न कहीं तो इस रेफ़रेंस में, इस गति में कहीं न कहीं मैं अपने अंदर एक शांत फीलिंग ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि मेरे को एक रास्ता दिख रहा है और ऐसे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। तो उसको क्या हम लोग हिरास की ओर कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कहीं, तो फिर मतलब वो रास्ता दिख रहा है, हाँ। आपको दिखने लगा तो हिरास नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक दूसरे प्रकार के जो आपने उदाहरण दिया ना, हुँ, हुँ, तो मैं सोमैया में शिविर ले रहा था, हुँ, तो हम लोग वैसे ही शुरू करते थे, सब सुखी होना चाहते, सुख है ना, यहाँ से तो उसने कहा, एक लेडी ने, खूबसूरत सी लेडी थी, टीचर थी, प्रोफेसर थी, और वो फ़िल्मों में भी काम करती थी पार्ट टाइम, है ना? यानी पैसा भी था, यश भी था, शरीर भी खूबसूरत था, है ना? तो उसने कहा हम तो सुखी हैं, हमको तो कोई दुखी नहीं, हमारा नाम भी है, पैसा भी है ना? शरीर भी ठीक है, हाँ, ऐसा उसने कहा। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप सुखी हैं, सबको सुखी होने का रास्ता बता दीजिए, सबको सुखी कर दीजिए, है ना? जो आपके पास सुख है उसको सबको बता दीजिए कैसे सुखी हुआ जा सकता है। तो थोड़ी देर बैठ गई, शाम तक चर्चा होती रही, फिर शाम को बोलती है कि जिसको आप सुख कह रहे हैं वो नहीं है हमारे पास, जिसको अपन संबंध का सुख कह रहे हैं वो नहीं है, वो तो दिख नहीं रहा ना, पद दिख रहा है, रूप दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, संबंध तो अपन को दिख नहीं रहा, वो बोल भी नहीं रही संबंध, अपन ने संबंध के सुख की बात की, उसको रियलाइज हुआ ये वाला तो नहीं है हमारे पास, तो ऐसा है। तो वैसे ही जब जो लोग सुखी माने हुए हैं अपने को, जब प्रस्ताव आता है तो उनको समझ में आता है ये सुख तो नहीं है यार हमारे पास, ऐसा, तो उनके लिए आगे की गति शुरू होती, जहां तक सुख पाया है उससे आगे के सुख की ओर गति होती। दूसरे वो हैं जिनको सुख है ही नहीं, जो संबंध में नहीं जी पा रहे, नौकरी नहीं मिली या बेरोजगार है या कुछ भी समझ नहीं आई, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो उनको जब विधिवत कोई चीजें दिखने लगती है तो उनमें उम्मीद बन जाती है कि यार अभी तक तो कुछ मिला नहीं, इससे शायद लगता है कि ठीक हो जाएगा। उम्मीद का बन जाना भी सुख का शुरुआत है ना। उम्मीद टूट गई, निराशा हताशा आ गई है तो दुख है,
यदि उम्मीद जुड़ जाती है, इस प्रस्ताव को सुन के उसको लगता है यार ये चीज ठीक लग रही है, ऐसा करेंगे तो शायद ठीक हो जाएंगी चीजें, तो उम्मीद बन गई, तो कम से कम सुख का शुरुआत तो हो गया, एक सीढ़ी चढ़ गया। और दूसरा 3 सीढ़ी चढ़ा हुआ है, उसको आगे की सीढ़ी दिखने लगी, है ना। तो इसलिए दोनों का उपकार है इसमें। आप भी वही बात बोल रहे, आगे का दिखने लगा, तो जितना सुख देखा था उससे ज्यादा सुख दिखने लगा, बड़ा सुख दिखने लगा, है ना। तो बड़ा सुख दिख जाए ये भी कम सुख नहीं, हम जी पाए नहीं जी पाए, दिख गया तो भी बहुत है ना। जैसे किसी को कॉल लेटर आ जाए उसका भी सुख होता है, कॉल लेटर आ गया नौकरी लगे या ना लगे, तो इसका सुख तो रहता है, उतने समय तो रहता ही है जब तक कॉल लेटर, क्योंकि उम्मीद बन गई कि नौकरी लग जाएगी, है ना। वैसे ही हमको उम्मीद बन गई हम अच्छा जी लेंगे, उम्मीद बन गई तो हम फिर जीने में एफर्ट करते, उम्मीद ही नहीं बनी तो एफर्ट नहीं करते। ठीक है ना, ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ। नहीं भैया, मैं ये पूछ रहा था कि आपने बताया कि भाई मैं समाधानित हो गया है, मैं समझदार हो गया, तो मेरे अंदर तो सुख आया, मगर जब तक परिवार के सब लोग दूसरे वो समझदार नहीं बनते तब तक तो दुख रहता है कि भाई मेरी पत्नी नहीं समझती है, मेरा लड़का नहीं समझता है। तो मेरा प्रश्न यदि ये है हम कि समझा नहीं पा रहे हैं तो क्या? हम समझदार नहीं, हाँ, वो तो बराबर, समझा नहीं पा रहे तो समझदार नहीं, वो भी बराबर। सिद्ध नहीं हो। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि बाबा जी को अनुभव हो गया, ये सब उनके प्रश्न के उत्तर मिल गए, उसी टाइम उनके परिवार के जो सदस्य है वो तो समझदार नहीं बने होंगे, तो वो जब तक समझदार नहीं बने तब तक उसके बाबा जी के अंदर भी दुख रहा होगा। भाई बाबा जी के अंदर ये तो रहा ही कि ये नहीं हो पाए, ये तो रहा अच्छा। ना, ये तो रहेगा ही। मतलब कि सब सुखी नहीं है, सर्व में सुख है तभी मैं सुखी हूँ, तो हाँ, वो वहाँ नहीं बना तो तब तक वो दुखी रहे, तो ऐसा उसमें समझना। एक स्थिति बनती है दुख से अप्रभावित होने की स्थिति, बराबर। वो स्थिति उन्होंने पाली थी, वो तो बराबर। लेकिन अप्रभावित होते हुए संवेदन शून्य हो गए ऐसा नहीं, एफर्ट वो अंतिम समय तक करते रहे, बराबर। वो अंतिम समय तक प्रयास करते रहे। मतलब अप्रभावित, मतलब कोई चीज अगर नहीं सही चल रही है तो उससे मैं अप्रभावित हूँ, उतना मैं अपने आप में महसूस भी कर पाता हूँ, लेकिन मैं उतना स्नेहपूर्वक जी पाता हूँ कि उनको उस डायरेक्शन में कैसे ले पाऊँ, उसके लिए प्रयासशील हूँ। हाँ, यानी संवेदना पे अटके नहीं, संवेदना को संज्ञानीयता में नियोजित कर दिया। यदि संवेदना ही नहीं है तो संज्ञानीयता नहीं आएगी। संज्ञानीयता का मतलब समाधान को अभिव्यक्त करना, समाधान में जीना, मार्ग प्रशस्त करना, है ना, ये संज्ञानीयता का प्रश्न। संवेदना का मतलब है हम दुखी हो गए, रो रहे हैं, हताश हो गए, निराश हो गए, पीड़ित हो गए, यहाँ तक अटक गए। इसलिए संवेदना जो है वो लक्ष्य नहीं है, संज्ञानीयता लक्ष्य, लेकिन उसका रास्ता संवेदना से ही जाएगा। यदि हम परिवार को परिवार ही नहीं मानते, अपना परिवार ही नहीं मानते, तो परिवार के दुख को अपना दुख नहीं मानेंगे, और जब तक परिवार के दुख को अपना दुख नहीं मानेंगे हम उसको ठीक नहीं करेंगे, है ना। अब एक है कि हम दुखी होके ठीक करें, एक है कि हम दुख से अप्रभावित होके ठीक करें, लेकिन ठीक करना ही संज्ञानीयता है, संज्ञानीयता के रूप में प्रमाण दुखी है ना। होकर के मैं ठीक कर रहा केवल हूँ, मतलब मेरी खुद की स्थिति अभी वो नहीं है, वो नहीं है। और मैं अप्रभावित रह करके हाँ। ठीक कर रहा हूँ, तो मेरी मेरी खुद की स्थिति उससे बेहतर है पहले वाले से, लेकिन मैं वो कर तो रहा हूँ, मतलब और करना यदि तो मैं है। नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ मुझे परिवार से क्या मतलब है, मैं तो अपना जी रहा हूँ, मुझे कोई मत, तो फिर सहअस्तित्व को समझा नहीं, तो संवेदना ही को नहीं समझा, संवेदनशीलता ही नहीं है उसमें। जो संवेदनशील नहीं है वो सुखी कैसे हो सकता, तो सुख एक मान्यता है उसके अंदर। जैसे कई लोग विद्वान नहीं होते, विद्वान मान लेते हैं, तो मान लेते हैं तो भाई अपन क्या कर सकते हैं, कोई विद्वान माने हुए तो अपन को उससे क्या तकलीफ, माने रहो भैया, प्रमाणित नहीं होगा। किसी के मानने पे कोई नहीं रोक सकता, आप कुछ भी मान। हम एक सिरोही के राजा साहब हैं, सिरोही के राजा साहब हैं ना, आबू का जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने अपने को मान लिया है
कि वो पूरे विश्व को चला सकते हैं। तो आप उनसे बात करिए तो वो बताने लगते हैं, उनका मानसिकता ऐसा बन गया। वो कहते हैं कि यहाँ बुश बैठा हुआ है, यहाँ वो बैठा है, यहाँ ऐसा बैठा हो, मैं उनको बताता हूँ ऐसे करो तुम, बुश अगर ये करता तू ऐसा कर। बिल्कुल वो वैसे विश्व व्यवस्था चलाते रहते बैठे बैठे कल्पना में। आप कभी मिल के आओ उनसे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मतलब कल्पना में यहाँ पर हॉल में बैठे बैठे वो विश्व व्यवस्था चलाते हैं। हिस्ट्री के प्रोफेसर, हिस्ट्री के विद्वान रहे वो बहुत, और उनके तमाम राजाओं से संबंध रहे। अच्छा, काफी संपन्न परिवार के थे, लेकिन वो उनको ये लगा कि उनको राजा होने का अवसर ही नहीं मिला। पिताजी उनके राजा थे, इनका जन्म जो है 47 के बाद हुआ, तो ये राजा नहीं बन पाए। तो वो अपना राजा जो है वो उन्होंने कल्पना में कर लिया कि मैं तो दुनिया का राजा हूँ। वो सेट हो गया। तो आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, खाओ पियो ये करो, नौकर को कहेंगे ये लाओ फलाना करो, सब अच्छे से, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हैं तब भी। लेकिन जैसे ही वो ट्रैक चेंज होगा तो फिर वो सब आ जाते हैं। यहाँ मोदी बैठा, अमित शाह बैठा, यहाँ वो बैठा, सब। अब उन्होंने अपने को मान लिया कि मैं तो पूरी दुनिया का राजा हूँ, किंग हूँ। तो अभी अपन क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, मजे लेने के। या दुखी होने के अलावा अपन क्या कर सकते? तो ऐसा भी हो जाता है। तो कोई अपने को सुख माने हुए, अपन को क्या तकलीफ है भैया, ठीक है आप सुखी हो, ठीक है। तो जहां अपनत्व का विस्तार होगा तभी तो कार्यक्रम निकलेगा ना। अपनत्व का विस्तार ही नहीं हुआ, अपने में संकीर्ण आदमी, संकुचित आदमी, अपने तक सीमित आदमी, अपना दाल रोटी और उसी में सुख सुविधाओं में अपना सुख मानने वाला आदमी, ऐसे आदमी को अपन क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। उसने परिवार को पहचाना ही नहीं, उसको सुख समझे ही नहीं, संसार समझे ही नहीं, चेतना का विकास उसको दिखा नहीं, है ना। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? तो मानना जो है वो होना नहीं होता, कोई मान ले। जैसे दुखी आदमी भी अपने को दुखी मान लेता है। कई हमारे पास आते हैं, बहुत दुख है, थोड़ी देर उनसे बात करते रहो तो फिर जैसे ही वो दुख को फोकस करने लगो, कहते नहीं ये दुख तो नहीं है, ये दुख तो नहीं। धीरे धीरे कहते हमको कोई दुख नहीं, हम फालतू में मान लिए कि हम दुखी आदमी। कुछ ही दिन में उनका दुख गायब हो जाता है, क्योंकि दुख तो उसका अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। आप देख नहीं पा रहे सुख को, बस इतना ही सी बात है ना। जैसे आत्मा का अस्तित्व है ही, बुद्धि देख नहीं पा रही। जैसे ही बुद्धि देखती है तो आत्मा का अस्तित्व पता लगता है ना। तो हम शरीर को ही मानते हैं, शरीर को देख रहा है जीवन, तो अपने को शरीर मान लेता है। जिस दिन जीवन स्वयं को देखने लगता है तो स्वयं का होना अपने में प्रमाणित होने लगता है। अभी हम केवल शरीर को देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप मुझे देख रहे हैं तो ये दीवारें नहीं दिख रही, तो इसका मतलब दीवार नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। जब आप दीवार को देखेंगे तो दीवार दिखने लगती है। तो वैसे ही हम सुख को देखते हैं तो सुख दिखने लगता है। तो जिसका अस्तित्व है वही दिखता है, जिसका अस्तित्व नहीं वो दिखता नहीं। इसीलिए उसको भ्रम कह रहे हैं। भ्रम का अस्तित्व नहीं होता। हमने कोई वस्तु को उससे ज्यादा मान लिया है तो वस्तु जितनी उतनी तो दिखेगी, वो ज्यादा माना हुआ वो नहीं दिखेगा, उसका अध्ययन नहीं होगा, उसका पहचान नहीं होगा, है ना। वस्तु नहीं है, उसको वस्तु मान लिया है, तो जब वस्तु मान लिया, अध्ययन करने जाएंगे वस्तु मिलेगी नहीं, तो आप कहेंगे यार हमने गलत मान रखा था। ऐसा नहीं है। तो भ्रम 3 प्रकार से ही भ्रमित होता है मानव, अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति, अव्याप्ति, है ना। वस्तु जितनी है उससे ज्यादा मान लिया, वस्तु जितनी उससे कम मान लिया, वस्तु नहीं है उसको वस्तु मान लिया, या वस्तु जितनी है उससे भिन्न वस्तु को मान लिया। ये 4 तरीके से होता है। अव्याप्ति दो प्रकार का है। एक है वस्तु नहीं है, वस्तु मान लिया। दूसरा वस्तु जैसी है उससे भिन्न मान लिया, है ना। ये सब भ्रम है। तो जो जैसा है उसको वैसा मानना भ्रम से मुक्ति है। जिसमें जो है उसको वैसा मानना भ्रम से मुक्ति है।
तो अस्तित्व ही है, जिसको है शब्द का हम उपयोग करते हैं, या होना ही अस्तित्व है। ना होना अस्तित्व नहीं होता, है ना। होना ही अस्तित्व है का ही अध्ययन होता है। जो है नहीं उसका अध्ययन नहीं होता। जिसका अध्ययन नहीं होता उसकी शिक्षा नहीं होती। जिसकी शिक्षा नहीं उसका आचरण नहीं होता। जिसका आचरण नहीं उसकी व्यवस्था नहीं होती, है ना। तो अस्तित्व की ही व्यवस्था होती है, अस्तित्व की का ही अध्ययन होता है, अस्तित्व की ही शिक्षा होती है, अस्तित्व का ही आचरण होता है ना। जो है नहीं उसका क्या आचरण हो। तो भ्रम क्या है और अस्तित्व क्या है। अनअस्तित्व ही भ्रम है, अस्तित्व नहीं है। अनित्यता ही भ्रम है, क्योंकि अस्तित्व में सब कुछ नित्य है ना, शाश्वत है। जिसकी परंपरा मृत्यु ही भ्रम है, क्योंकि मृत्यु नहीं है। रासायनिक भौतिक क्रिया निरंतरता है। निरंतरता के अर्थ में ये शरीर रचना है। तो जब हम निरंतरता को पहचानते हैं तो मृत्यु के भ्रम से मुक्ति है, मृत्यु के भय से मुक्ति है ना, उस रूप में। भैया हम कहते हैं टेंशन होता है तो टेंशन बराबर सुख दुख होता है। है टेंशन होता है मतलब हम बोलते हैं ना मैं स्ट्रेस होता है मेरे को कोई चीज का, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ वैसे अक्षमता ही तरह- तनाव है। अक्षमता ही तनाव है। जो टेंशन जो है, क्रोध और तनाव एक ही चीज है। तनाव की अभिव्यक्ति क्रोध है, और क्या है? पहले टेंशन है। टेंशन जब आप सहन करने से ज्यादा हो गया तो क्रोध है। क्रोध ज्यादा सहन करने से क्रोध ज्यादा हो गया तो हिंसा है ना। यदि क्रोध आप जितना सहन कर पा रहे हैं तब तक तो मुंह से बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और जब आपका मुंह से बोलना और चिल्लाना में भी नहीं हो रहा है तब आप हाथ उठाएंगे ना, हिंसा है। तो वो एक दूसरे से जुड़ा है। शुरुआत टेंशन से है, टेंशन से क्रोध है, क्रोध से हिंसा है ना। थॉट्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है हाँ, उससे तनाव कहते हैं। जैसे सोशल टेंशन है। सोशल टेंशन ही सोशल वायलेंस है। मानसिक जो मन में द्वेष है, द्वेष घृणा के रूप में और हिंसा के रूप में रहता है। यदि मस्तिष्क में है तो इसको घृणा कह रहे हैं, और यदि फिजिकली हो गया तो उसको हिंसा कह रहे हैं। ये दोनों द्वेष है ना। द्वेष, द्वेष का मतलब दूसरे के नाश में स्वसुख की कल्पना करना, उसको द्वेष कह रहे हैं। द्वेष कहाँ पैदा होता? अभाववश द्वेष पैदा होता। जैसे विलासिता कहाँ पैदा, मतलब तनाव कब पैदा होता है आदमी के अंदर? हम जो हम कर सकते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं तो स्ट्रेस आता है। हम जो करना चाहते हैं वो कर पाते हैं तो स्ट्रेस नहीं आता। जैसे हमको गाड़ी सुधारना नहीं आती, हम सुधारने लगते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। मिस्त्री स्ट्रेस में नहीं आता, उसको आती है तो उसकी सक्षमता है, इसलिए वो टेंशन में नहीं रहता। आप कैसी भी बिगड़ी गाड़ी ले जाए तो टेंशन, डॉक्टर टेंशन में नहीं आता, है ना। टेंशन में आ जाए तो डॉक्टर नहीं है, उसको डॉक्टरी नहीं आती, इसलिए टेंशन में आता। तो जिसको जो काम आता है उसमें तनाव नहीं होता है ना। तो इसलिए काम करना तनाव नहीं है, काम ना कर पाना तनाव है, बोल ना पाना तनाव है। जैसे कोई आदमी बोल नहीं सकता तो स्ट्रेस में आ जाए, उसको मंच पे खड़ा कर दो, पैर कांपने लगे, है ना, तनाव में आ जाएगा। जैसे आपसे कहूं कि आज के अखबार का एडिटोरियल लिख दीजिए, आपको नहीं आता, आप कितने कागज फाड़ेंगे, लिख नहीं पाएंगे, है ना, स्ट्रेस में आ जाएंगे। पहली बार ऐसा फाड़ेंगे, दूसरी बार ऐसा फाड़ेंगे, तीसरी बार फेंक के फाड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ रहा है आपका, क्योंकि आप जो कर सकते हैं कर नहीं पा रहे हैं। आप सोच तो सकते हैं लेकिन उसको लिख नहीं पा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप करने में सक्षम होते हैं स्ट्रेस से फ्री हो जाते हैं। गलत तो नहीं है ना, है? कुछ गलत बोलूं तो आप सुधार देना, सबका अधिकार है सुधारने का, है ना।
हमारा अधिकार सुधारने का है, हमको सुधारना है। अभी ठीक है, हाँ लंच ब्रेक करेंगे। बस फिर हम लोग 3 बजे मिलेंगे, है ना? हाँ 3 बजे मिलेंगे। तो और कोई अभी हो गया ना टाइम, या 5 मिनट